नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। और यहां से आने वाला 2.5 घंटा पावर पैक्ड होने वाला है, क्योंकि भारतीय बाजार में मंगलवार के दिन क्या मंगलमय शुरुआत होगी और बाजार में एक तरफा मजबूती की चाल दिखेगी या फिर जो कल के वॉलेटाइल मूव्स थे वो मूव्स नजर आएंगे। वैसे अगर आप विदेशी बाजार से संकेत देखेंगे तो ठीक ठाक है और इसी के चलते वहां से थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिल सकता है। भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स भी हैं और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस 25,300 के लेवल्स पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज की पारी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत आज के 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ, जो कि आज बाजार को ट्रेंड करते नजर आएंगे। बाजार इन्हीं के इर्द गिर्द ट्रेंड होता दिखेगा। विदेशी बाजार में हमने देखा कल के सत्र में जब भारतीय बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तब विदेशी बाजार से संकेत कमजोरी के नजर आ रहे थे। फ्राइडे सेशन कमजोर था, लेकिन कल का सत्र यूएस मार्केट्स का अच्छा रहा। एक दिन की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी मजबूती का मोमेंटम नजर आया। तमाम बेंचमार्क इंडिसेस वहां पर अच्छा एक्शन दिखाकर क्लोज हुए हैं, तो वहां से अच्छे पॉजिटिव मूव्स हैं। एशियाई बाजार के मिले जुले संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,300 के पास 25,300 के पार इस वक्त नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे एफआईआईज की खरीदारी पर ब्रेक लगती हुई दिखी है। टू अर्ली टू से एफआईआईज ने खरीदारी का रुख अपनाना शुरू किया है। ये इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नजरिए के साथ ही चलेंगे। लेकिन हाँ, बिकवाली के आंकड़े लास्ट सेशन में एफआईआईज के कैश में करीब 250 करोड़ की बिकवाली, लेकिन डीआईएस की लगातार खरीदारी और लास्ट खरीदारी के आंकड़े अगर आप देखें, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,333 करोड़ की खरीदारी तो की ही है। नतीजों का सीजन चल पड़ा है और इसी कड़ी में आईटी मेजर्स के नंबर्स एक एक कराना शुरू हुए हैं। टीसीएस के पॉजिटिव सेट के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज के भी नतीजे अच्छे रहे हैं। हर पैमाने पर अगर आप देखें मुनाफे और रेवेन्यू के फ्रंट पर तो एटलीस्ट हमारे अनुमान से भी बेहतर नतीजे। हालांकि एबिट यानी कामकाजी मुनाफा मार्जिन के फ्रंट पर जो एक्सपेक्टेशन थी बिलो एस्टिमेट नंबर्स आते हुए नजर आए हैं। बुलेटिन में आगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज और पूरे आईटी पैक पर नजर रहेगी। यहां से आगे आज के सत्र में भी टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट जैसी आईटी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, तो आईटी सेक्टर फोकस रेडार में रहेगा। निफ्टी में आज अगर आप देखें, निफ्टी, एफएनओ और कैश की एक लंबी लिस्ट इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते हैं और इन तमाम नतीजों पर हमारा फोकस है। आज एलजी इंडिया की लिस्टिंग होने जा रही है। गौर कीजिएगा, एलजी इंडिया जिसको जबरदस्त रिस्पांस मिला था, आईपीओ मार्केट को भी लगातार ट्रैक कर रहे हैं हम और सारी डिटेल्स आपको बता रहे हैं। एलजी इंडिया की लिस्टिंग पर नजर रहेगी और टाटा मोटर्स डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट आज है। सो न्यूज फ्लो स्टॉक बैक्ड भी है और साथ ही विदेशी बाजार से भारतीय बाजार के लिए संकेत इवेंचुअल इम्पैक्ट के तौर पर एज ट्रिगर्स आते दिखेंगे। ये तमाम चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द आज बाजार कामकाज करता रहेगा। चलिए, तो इन सारे ट्रिगर्स के साथ जहां हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आईपीओ मार्केट में फिर से धूम है और एलजी का अगर अलॉटमेंट लगा है जिन्हें, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव या काफ़ी हद तक एनर्जेटिक फील ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि एलजी के इस आईपीओ को, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिला था। और देखना होगा आज लिस्टिंग होगी जब, तब किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं और लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसे वॉच आउट कर रहे होंगे और नए पार्टिसिपेंट्स भी सोच रहे होंगे कि अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो इस तरह के आईपीओ में हमें एंटर करना चाहिए। इस पर आगे और बातचीत होगी ज़रूर, लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों पर सबसे पहले फोकस कर लेते हैं और संकेत जो हैं मिले जुले टुवर्ड्स पॉजिटिव ही नजर आएंगे। एशियाई बाजार भले ही मिले जुले मिल रहे हो, लेकिन अमेरिकी बाजार में कल जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक ही है। 25,300 के लेवल्स पर हरे निशान पर तो नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग अभिषेक। एक दिन की बिकवाली का दबाव हमने देखा, उसके बाद अमेरिकी बाजार फिर संभलते हुए नजर आए और वो डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर जो है, शायद अब अमेरिकी बाजार भी इसे एक तरह से डाइजेस्ट कर चुके हैं, डिस्काउंट कर चुके हैं कि ठीक है अब वो अपने ट्वीट्स करते रहेंगे, ट्रूथ सोशल पर अपनी बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन अब बाजार को तो चलना है वहाँ। मानसी गुड मॉर्निंग। नहीं, देखिए क्या हुआ है ना कि ट्रम्प ने पहले कहा कि वो चाइना पर 100% का टैरिफ लगाएंगे और ये एडिशनल टैरिफ का ऐलान उन्होंने किया था। बाजार में उसके चलते घबराहट आई। हमने देखा कि 900 पॉइंट डाउन टूट गया, नैस्डैक में 800 पॉइंट के आसपास गिरावट आ गई। लेकिन वीकेंड खत्म होते होते डोनाल्ड ट्रंप का एक और सोशल मीडिया पोस्ट आया और उन्होंने कहा कि चीन की चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने कहा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल टाइप का मामला है। उसके बाद हमने देखा कि बाजारों में
सेंटिमेंट फिर से थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई दिए और जो भी शुक्रवार को गिरावट आई थी अमेरिकी बाजारों में, उसकी 2/3 भरपाई अमेरिकी बाजारों ने कल के सत्र में कर ली है। कल डाउ जोन्स करीब 587 अंक चढ़ा, नेस्डेक की बात करें करीब 500 अंकों के आसपास की तेजी रही और नेस्डेक में 500 अंकों की तेजी के पीछे की वजह ये रही कि जो हैवी वेट है वहां पर एआई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया, उसमें करीब हमने 3% के आसपास की तेजी देखी है और नेस्डेक इसके चलते दिन की ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ है। S&P 500 की बात करें तो इसमें हमने देखा कि मई के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी तेजी कल के सत्र में हमने देखी है। तो निवेशकों की जो चिंताएं हैं चाइना को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो थोड़ी सी कम हुई हैं और इसके चलते बाजार ने फिर से रिबाउंड दिखाया है। बता दें कि शुक्रवार की जो गिरावट आई थी अमेरिकी बाजारों में, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप, 2 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप वहां पर साफ हो गया था। लेकिन यह है कि चलिए लेटेस्ट जो पोस्ट आया वो थोड़ी सी राहत भरे आए और ऐसा लगा कि नहीं अमेरिका और चीन अभी बातचीत करने के मूड में हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। अब साउथ कोरिया में एपेक समिट होना है, क्या उसमें शी जिनपिंग की, डोनाल्ड ट्रंप की बायलैटरल टॉक्स होंगे, मीटिंग होगी, इस पर बाजारों की नजर निश्चित तौर पर रहने वाली है। लेकिन आज अमेरिका में जो नतीजे आने वाले हैं, जेपी मॉर्गन चेज के नतीजे आएंगे, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आएंगे, बैंकिंग फाइनेंशियल में कल की बात करें तो ये पूरा हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशियाई बाजारों की अगर बात करें मानसी, तो संकेत वहां से थोड़े से मिक्स्ड हैं। हमने देखा था कि कल स्पोर्ट्स डे के मौके पर जापान के बाजार निकेई में छुट्टी थी, लेकिन निकेई आज खुला है तो गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। करीब 500-550 अंकों के आसपास की नरमी है और लगातार दूसरे सत्र में हम ये कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन कोरिया में कल हमने देखा था कि 3 दिनों की गिरावट के बाद तेजी लौटी थी और 1% की बढ़त पर वहां पर कारोबार फिलहाल हम होते हुए देख रहे हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो चीन और अमेरिका के बीच बातचीत की जो उम्मीदें फिर से जो बढ़ी हैं, उसके चलते क्रूड को थोड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि जब पोस्ट आया था ट्रंप का तो ये माना जा रहा था ग्लोबल ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंताएं खड़ी होंगी, उसके चलते कच्चे तेल के भाव में हमने तेज गिरावट देखा था। हालांकि हमारे बाजारों के लिए वो पॉजिटिव जरूर है और अभी भी हमारे एक बहुत ही कंफर्ट रेंज के अंदर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। $65 प्रति बैरल के आसपास के प्राइसेस आप देखेंगे और टैरिफ की चिंताएं जो हैं उसके चलते हमने देखा कि सोने में चमक बढ़ी है। रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस है अमेरिका में, क्योंकि सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से जो 29 अक्टूबर की जो पॉलिसी होगी उसमें 97% इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि 0.25% का रेट कट आ रहा है। तो सोने में हम देख रहे हैं कि फिर से चमक है और भाव निकल गए हैं $4150 प्रति औंस के ऊपर और उसी भाव के आसपास हम देख रहे हैं कि फिलहाल आपको टिकते हुए दिखेगा। अभी डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो फिर से हम देख रहे हैं कि 99 के ऊपर निकलकर 99.3 के आसपास के लेवल है। यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो है 4.06% पर। तो ओवरऑल संकेत जो है वो मैं कहूंगा कि मिक्स टू पॉजिटिव है। अगर आप एशिया में इक्का दुक्का बाजार छोड़ दें तो बाकी आप बेहतरी ही देखेंगे, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स में भी कल की तेजी के बाद हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो उम्मीद करके चलेंगे कि बाजार आज भी तेजी की चाल दिखाएं। कल तो हमने 50 अंकों के आसपास की नरमी निफ्टी में देखी है, हालांकि निफ्टी बैंक हमने देखा था हरे निशान में बंद हुआ था। आज एक बस चिंताजनक चीज ये है कि 4 दिन की जो तेजी चल रही थी एफआईज की तरफ से, एफआई जो बाइंग कर रहे थे उस पर ब्रेक लगी है। देखते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का मूड कैसा रहता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नरम था, धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 25,325 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जो बिकवाली के आंकड़े हैं, हाँ ये कंसर्न है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने वाले ट्रिगर्स फिलहाल तो नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,300 के लेवल्स के पार इस वक्त, विदेशी बाजार ठीक ठाक, डीआईएस की खरीदारी और नतीजों का सपोर्ट भी मिल ही रहा है, क्योंकि नंबर्स जो आ रहे हैं सारे इक्विटी मार्केट से जुड़े बड़ी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स ठीक है और अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट ठीक भी नहीं, अच्छा कहना चाहिए, तो वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है। एंड अगेन आईपीओ मार्केट में भी काफी हद तक एक्शन है। सो मार्केट के लिए सेंटिमेंट्स और ट्रिगर्स ढेर सारे हैं अगर चलना चाहे तो, और मार्केट भारतीय बाजार एटलीस्ट रैशनल मूव्स दिखाते भी हैं। तो चलिए नजर रहेगी एफआईएस की बिकवाली को अगर नजरअंदाज करें, ऑफकोर्स छोटा आंकड़ा है लेकिन एक बिकवाली जरूर देख रहे हैं हम 4 दिन की खरीदारी के बाद। तो क्या भारतीय बाजार को सपोर्ट आज मिलता दिखेगा और आज जब बाजार खुले क्या मजबूती के साथ खुलेंगे या नहीं, इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। लेकिन फिर आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, एडिटर्स टेक जान लेते हैं। और ईटीनाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी रणनीति लेकर।
सरजीत, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एफआईएस की ही बिकवाली के आंकड़े, ऑफ कोर्स इसे हमें देखना भी होगा क्योंकि 4 दिन की खरीदारी के ट्रेंड के बाद एक उम्मीद थी कि एफआईएस की वापसी होने की तैयारी, या कह सकते हो वापसी होने की शुरुआत हो चुकी है। वापस से बिकवाली के आंकड़े कैसे देख रहे हैं इसे? बाजार का ओवरऑल सेटअप कैसा है और किन शहरों में मजबूत डिलीवरी देखने को मिली है? देखिए, अगर आप देखेंगे कल का बाज़ार काफ़ी रेंज बाउंड रहा। वीकनेस थी शुरुआत में और फिर आखिर में जाके फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी लगभग वो 25,150 के आसपास गया, फिर वापस आया 25,200 के ऊपर। बट हमने जो देखा कि एक रेंज बन रहा है यहाँ पर, जहाँ पर हमने कॉल राइटिंग्स देखी कल और पुट अनवाइंडिंग भी देखा। स्पेशली 25,300 पे पुट अनवाइंडिंग हो रहा है और जो कुछ जो पुट्स हैं वो अभी 25,100 200 में बिल्ड हो रहे हैं। अगर हम ऑप्शंस का देखेंगे तो 25,000 पे एक सपोर्ट आ रहा है और 25,500 पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो एक रेंज बन रहा है 500 पॉइंट का, जहां पर ये इंडेक्स रेंज ट्रेड करने की कोशिश करेगा अगले कुछ दिनों में, अनलेस कोई मैक्रो इकोनॉमिक या ग्लोबल इवेंट नहीं होता है। बट एक इवेंट जो है जो अनफोल्ड हो रहा है वो है यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर है। चाइना ने कल स्टेटमेंट दिया कि वो अपने अपने डिसीजन में कायम रहेंगे। इनफैक्ट चाइना का अगर आप देखेंगे तो कल उन्होंने वो भी बना दिया कि दिसंबर 1 से रेयर अर्थ्स में काफ़ी एक्सपोर्ट कर्व्स आ जाएंगे। यूएस शिप्स जो चाइनीज़ पोर्ट में आएंगे उसके ऊपर वो एक टैक्स इम्पोज करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक माहौल बना रहा है कि एक तरह से टैरिफ वॉर दो कंट्रीज़ के बीच में, और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा अगले कुछ हफ्ते और महीनों के लिए, जब तक ये इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर आप देखें तो एफआईएस नेट सेलर रहे 4 दिन के बाद, लगभग 240 करोड़ का बेचा है उन्होंने और डीआईएस ने लगभग 2,300 करोड़ का खरीदा है। बट ये थोड़ा सा एक क्या कहें कि एफआईएस की अगर सेलिंग हो भी रही है तो कैश मार्केट में मतलब प्राइमरी मार्केट में वो बाइंग हो रही है और वो पैसा जो है अभी जो लगभग 3.5 लाख करोड़ जो एलजी के उस क्यूआईबी के उसमें अटका हुआ था या ब्लॉक था, वो अब खुलेगा। तो वो फ्लोस भी आने की उम्मीद है आज और कल में, क्योंकि इतना पैसा जो एलजी के आईपीओ में आया है और उसको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, या तो एलजी के स्टॉक्स में आएगा आज जब लिस्टिंग होगी, या फिर आगे जाते हुए वो बाकी बाज़ार में भी आएगा। अगर हम देखें स्टॉक डिलीवरी का, टाटा कैपिटल मोस्ट एक्टिव था, लगभग 2,900 करोड़ का उसका स्टॉक डिलीवरी। मतलब अब देखिए मोटा मोटा 2% इक्विटी जो है कल हैंड शिफ्ट हुई है, मतलब कि किसी ने खरीदा 2% इक्विटी, और मोस्टली इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने खरीदा ये। और टाटा मोटर्स का कल आखिरी दिन था, आज डीमर्जर होने वाला है, उसका पीवी अलग हो जाएगा और सीवी अलग होगा, और सीवी का जो है वो अगले 30 दिन में लिस्ट होगा। तो वो उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि प्राइस ऊपर था और मतलब प्राइस जो है इंटरेस्ट वैल्यू उसका ऊपर था, और जबकि स्टॉक आज गिरा सोमवार को गिरा था। सो वहाँ पर एक अच्छा खासा हमने देखा डिलीवरी होते हुए 1,500 करोड़ की डिलीवरी हुई वहाँ पर। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और बैंक्स अभी भी काफ़ी एक्टिव है, इनमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी देखने को मिल रही है। और बैंकिंग स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर अभी कुछ शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रहे हैं, कुछ लॉन्ग्स अनवाइंड हो रहे हैं वहाँ पर। तो अगर आप देखिए लास्ट 1 महीने में निफ्टी बैंक काफ़ी आउटपरफॉर्म किया है निफ्टी के कंपैरेटिव। सो थोड़ा सा पोजीशंस लोग काट रहे हैं रिजल्ट्स आने के पहले। सो ये एक माहौल बन रहा है कि जहाँ पर इंडेक्स जो है एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है 25,000 और 25,500 के बीच में। ठीक है सजीत, गुड मॉर्निंग। टाटा मोटर्स के डिमर्जर पर आगे हम आपसे थोड़ा और विस्तार में बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एफएनओ के आंकड़े हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, और निफ्टी बैंक में आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, मैंने कहा जैसे कि निफ्टी का जो है एक रेंज बन रहा है 25,000 25,500 के बीच का, और वहाँ पर जो है हमने देखा कि कल कॉल राइटिंग हुई थी सबसे ज़्यादा वहाँ पर, जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो जो है वो घट के 0.81 हो गया। ये एक के ऊपर था
फ्राइडे को, तो वो कॉल राइटिंग वजह से घटा। दूसरा जो है, हमने जो एक्टिविटी देखी वो वहाँ पर देखी कि हमने लगभग 25,000 पे सपोर्ट बनता हुआ देखा। और अगर हम कॉल्स को देखेंगे तो 25,500 पे कॉल राइटिंग है जिसमें काफ़ी रेजिस्टेंस बन गया है, और 25,000 पे पुट राइटिंग है जिसमें काफ़ी सपोर्ट बन गया है वहाँ पर। तो ये एक चीज़ है। और एफआईएस का अगर हम देखेंगे तो कल नेट शॉर्ट रहे, लगभग 500 करोड़ का नेट शॉर्ट रहा एफआईएस निफ्टी में। और अगर हम उसमें भी देखें, क्या नाम है आप, निफ्टी बैंक में, तो लगभग 220 करोड़ का नेट शॉर्ट रहे निफ्टी बैंक में भी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो लगभग 7.3% के आसपास हैं। वो उतने बढ़ नहीं रहे हैं। शॉर्ट्स अभी भी मार्केट में सब काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो रुझान दिख रहा है कि मार्केट में शॉर्ट्स ज़्यादा हैं और लॉन्ग्स कम हैं, और ये जो 25,000 और 25,500 का जो ऑप्शंस ट्रेडिंग दिख रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि आज एक निफ्टी वीकली एक्सपायरी भी है। तो उसमें थोड़ा सा एक्टिविटी, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी। आपको लास्ट 45 मिनट में आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखेगी मार्केट में, बट मोटा मोटा देखा जाए तो ये 500 पॉइंट का रेंज है जिसमें निफ्टी मूव करेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और इन तमाम ट्रिगर्स पर तो नजर रहेगी। लेकिन सरजीत, फिर रिजल्ट सीजन की अगर बात करें, आईटी मेजर्स के साथ नतीजों के सीजन की शुरुआत हुई और इस हफ्ते भी ढेर सारी आईटी कंपनियों के नंबर्स हैं। अब कल बाजार बंद होने के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे आए और आज टेक महिंद्रा के नंबर्स, पर्सिस्टेंट के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। इन पर्टिकुलर एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा की बात करें, इन नतीजों को, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स को बाजार कैसे लेगा और टेक महिंद्रा से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, एचसीएल टेक सेकेंड आईटी कंपनी जो अपनी नंबर्स लेकर आएगी, नंबर्स अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे एक्चुअली देखा जाए तो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2.4% का जो उनका कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो मार्केट को बीट कर रहा था। अगर आप मार्जिन देखें तो मार्जिन भी ऊपर बीट किए हैं और प्रॉफिट भी 10% बढ़ा है। इंपॉर्टेंट चीज़, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 2.5 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई ओ वाई दोनों बढ़ा है। दूसरी बात जो है आपकी एबिट मार्जिन्स जो पॉजिटिव रही हैं। तीसरी जो है उनका जो सर्विसेज रेवेन्यू गाइडेंस है जो 3 से 5% था, उसको उन्होंने नीचे से उठा के 4 से 5% कर दिया, जो कि पॉजिटिव है। जबकि उन्होंने अपना पूरा ओवरऑल गाइडेंस जो है 3 to 5% के बीच में मेंटेन किया हुआ है। और एम्प्लॉय एडिशन भी पॉजिटिव है। और पहली बार है कि एचसीएल टेक ने ये भी बोला है कि स्टैंड अलोन एआई रेवेन्यूज़ जो है उनके वो $100 मिलियन के हैं। तो वो एक कमेंट्री भी जो आई है, एडिशनल कमेंट्री आई है। तो ये स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा आज, क्योंकि इसने स्ट्रीट के एस्टिमेट को बीट किया है और उसका जो आउटलुक है वो थोड़ा सा बढ़िया है और या बेहतर है। दूसरी बात ये है कि 2 कंपनीज अब तक आ चुकी हैं और दोनों ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक और ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी भी अनसर्टन है, बट इसके बावजूद इन कंपनियों के रेवेन्यूज़ बढ़े हैं और इन कंपनियों का जो टीसीबी है, ग्रोथ है, ऑर्डर बुकिंग है, वो जो है वो बढ़ रहा है। ये देखना रहेगा कि अगला क्वार्टर Q3 जो नॉर्मली एक वीक क्वार्टर होता है क्योंकि फर्लोस होते हैं उसमें ये कैसे परफॉर्म करता है। बट गाइडेंस जिस तरह से दिया है एचसीएल टेक ने, वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि स्लो ही सही बट आईटी कंपनीज आगे बढ़ रही। ठीक है सजीत, एक और चीज़ है, टाटा मोटर्स पर नज़र निश्चित तौर पर रहेगी क्योंकि आज डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट है। कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस वो अलग करेंगे, बाद में उसको लिस्ट कराएंगे। तो प्रश्न ये बनता है कि क्या इस डीमर्जर के बाद ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा पैसेंजर व्हीकल वाला कारोबार? क्या उसमें खरीदारी करनी चाहिए? और दूसरी चीज़, इन दोनों में से आपको बेहतर क्या लग रहा है? कमर्शियल व्हीकल हालांकि बाद में लिस्ट होगा, लेकिन मजबूत क्या है? देखिए, टाटा मोटर्स का जो है 2 बिजनेसेस हैं, एक है पैसेंजर व्हीकल और दूसरा है कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल में आपका इंडिया पैसेंजर व्हीकल्स आ जाते हैं, जो कि हम देखते हैं ना, टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ इंडिया में बिकते हैं वो। उसके साथ साथ उसमें JLR का बिज़नेस आ जाता है, जो कि आपका जैगुआर लैंड रोवर का बिज़नेस है। और तीसरा जो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो स्टेक जो वो होल्ड करता है वो भी आ जाता है इसके अंदर। टाटा
कमर्शियल व्हीकल्स में जब ये डीमर्ज हो जाएगा आज, तो उसमें आएगा आपका इंडियन कमर्शियल व्हीकल बिजनेस, जो कि आपके टाटा के ट्रक्स हैं, बसेस हैं, जो भी टाटा बनाती है इंडिया में, वो आ जाएगा। उसके अलावा जो है उन्होंने एक एक्विजिशन किया है इवोको का, जो कि लगभग $4 बिलियन, $4.5 बिलियन का एक्विजिशन है। वो बिज़नेस जो है अप्रैल 26 के बाद आएगा उनके इसमें। तो आज के डेट में वो बिज़नेस नहीं है, क्योंकि ओपन टेंडर ऑफर चल रहा है उसका, तो अप्रैल 26 के बाद आएगा। और तीसरा जो है उसमें टाटा कैपिटल का जो स्टेक है, टाटा मोटर्स में जो ने स्टेक लिया था टाटा कैपिटल में, आपको याद होगा कि टाटा कैपिटल में टाटा मोटर्स फाइनेंस मर्ज हुआ था, जिसकी वजह से जो स्टेक टाटा मोटर्स को मिला था वो कमर्शियल व्हीकल के बिज़नेस को मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन सब की वैल्यूशन अलग अलग होती है। इंडियन पीवी बिज़नेस को लगभग 12 टाइम्स ईवी बाई EBITDA का वैल्यूशन दिया जाता है। JLR को 2 टाइम्स ईवी बाई EBITDA का वैल्यूशन दिया जाता है। और टाटा टेक जो है अभी 20% होल्ड को डिस्काउंट पे चल रहा है, मतलब 80% उसका वैल्यू ही इसमें आ रहा है। तो लगभग टाटा मोटर्स पीवी जो रहेगा आज के डीमर्जर के बाद, जो 9 से 10 बजे के बीच का जो आज स्पेशल सेशन है, जिसमें सीवी का दाम अलग हो जाएगा, और जो कंपनी रहेगी वो होगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। उसका दाम लगभग 400 से 440 के आसपास रहना चाहिए। स्टॉक अगर आप देखें तो 660 रुपये में बंद हुआ कल, तो 200 से 260 का जो वैल्यू है वो होगा कमर्शियल व्हीकल का वैल्यू आगे जाके। और जैसे मैंने कहा आपको कि कमर्शियल व्हीकल का जो कंपनी है मार्जिन के मुताबिक काफ़ी अच्छा है। उसको भी 10 टाइम्स ईवी बाई EBITDA देते हैं, 2 टाइम्स ईवी बाई EBITDA इविको को देंगे, और टाटा कैपिटल का स्टेक जो है वो उसमें ऐड होगा। तो वो थोड़ा सा एक वैल्यू अनलॉकिंग वहाँ पर आने की उम्मीद है जब ये आएगा। बट ये जो चीज़ें हैं थोड़ी लॉन्ग टर्म रहेंगी कमर्शियल व्हीकल के लिए, क्योंकि इवोको के लिए उनको डेट रेज करना पड़ेगा, तो डेट इंक्रीज़ होगा इनिशियली उनके लिए, बट आगे जाके वो डेट रिपे होगा। बट वो उससे क्या होगा कि अभी आपके पास 2 कंपनियां हैं जिसमें डोमेस्टिक बिजनेस भी है और ग्लोबल फुटप्रिंट भी है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर JLR के थ्रू ग्लोबल फुटप्रिंट होगा, और टाटा मोटर्स CV के पास इवोक के थ्रू ग्लोबल फुटप्रिंट होगा। तो दोनों एक ग्लोबल कंपनीज बनेंगी, जिसमें आगे जाके सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आएगा वो ग्लोबल फुटप्रिंट से आएगा। क्योंकि इवोको का अगर आप देखें तो पिछले साल का जो रेवेन्यू था लगभग 14 बिलियन यूरोस का था, तो वो काफ़ी बड़ा बिजनेस रहेगा। बट मार्जिन्स जो होंगी वो इंडिया बिजनेस से आएंगी। इवोको का मार्जिन लगभग 6% के आसपास है, और डोमेस्टिक बिजनेस का मार्जिन लगभग 10% के ऊपर है। तो वो एक रहेगा कि ब्लेंडेड मार्जिन थोड़ी कम रहेंगी, बट मार्जिन से इंडियन बिजनेस से आएंगे। तो वो एक है 400 से 440 का आपका टाटा मोटर्स PV, और 200 से 260 के आसपास का आपका कमर्शियल व्हीकल। ये जो है उनका डीमर्जर का प्राइस रेंज होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो टाटा मोटर्स आज फोकस में रहेगा ज़रूर, लेकिन सजीत, IPO मार्केट में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग लिस्टिंग आज होने जा रही है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग होनी आज, और ग्रे मार्केट में काफ़ी मजबूत लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं। अब अगर किसी को लिस्टिंग में IPO नहीं मिला है तो क्या लिस्टिंग के बाद खरीदारी करनी चाहिए, और अगर हाँ तो फिर LG इलेक्ट्रॉनिक्स को किस दाम पर खरीदना बेहतर रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, LG जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, बट उनका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है। लार्ज कंपनी है तो ग्रोथ भी थोड़ी सी परसेंटेज ग्रोथ थोड़ा स्लो रहेगा। अगर हम देखें FY 26 के नंबर्स के हिसाब से, तो LG का जो वैल्यूशन आता है लगभग 32 टाइम आता है FY 26 का नंबर, और अगर FY 27 करेंगे तो लगभग 26-28 टाइम्स आता है। अगर कंपैरिजन लेंगे हम बाकी कंपनियों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ, तो LG की वैल्यूशन कम लगती है बाकी कंपनियों से। मार्जिन इनके ठीक ठाक हैं, 12 से 13% का मार्जिन है उनके पास। बट आज जो लिस्टिंग होगी वो एक बैकग्राउंड में होगी कि लगभग 54 टाइम्स का उनका ओवरऑल IPO हुआ था, सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें QIB का पोर्शन जो है वो 166 टाइम्स हुआ था। मतलब आप ये सोचिए कि टोटल IPO का जो सब्सक्रिप्शन था लगभग 3.5 लाख करोड़ का फंडिंग हुआ था उसमें, और उसमें से 3.85 लाख और
करोड़ जो है वो सिर्फ QIB ने ही किया था। तो इसका डिमांड जो है इंस्टीट्यूशन की तरफ से काफ़ी होने वाला है और IPO में इतना लिक्विडिटी नहीं होगा। रिटेल को जिन रिटेल को मिला है वो शायद रखेंगे अपने पास कुछ दिनों के लिए, पर क्योंकि इसमें जो एक लिक्विडिटी स्क्यूज आएगी वो थोड़ा सा वो देखने लायक होगी, क्योंकि आपके पास एंकर बुक भी है इसके अंदर। और अगर आप देखेंगे LG का टोटल मार्केट कैप लगभग 77,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप के उसमें वैल्यूएशन में आया है। बट मेरी जो मैंने सुन रहा हूँ कि ग्रे मार्केट में जो प्राइजेस चल रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट कैप 1 लाख के ऊपर हो जाएगा आज लिस्टिंग में। 1140 का इसका IPO था और देखा जाए तो 350 से 450 के बीच का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सुनने में आ रहा है। तो अगर आप देखें तो 1500 के आसपास का अगर इसका लिस्टिंग होता है तो ये इसका मार्केट कैप तो 1 लाख करोड़ के ऊपर चले जाता है। तो ये एक अच्छा लिस्टिंग होने की उम्मीद है। आज का बाज़ार भी थोड़ा सा उतना शांत है, तो उसमें इतना ग्लोबल क्यूज़ और वॉलीटिलिटी शायद नहीं होगी, एक्सेप्ट लास्ट 45 मिनट में जहाँ पर निफ्टी का एक्सपायरी होगा। बट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्टिंग अच्छी होने वाली है आज। स्टॉक जो है चीपर है कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, बट ग्रोथ इसमें जो है इज़ लोअर देन बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जैसे अपने हमारे हैवल हो गए या बाकी कंपनीज हो गई, उसके मुकाबले अगर आप ग्रोथ का परसेंटेज देखें तो कम है। तो वो एक चैलेंज रहेगा LG को कि वो कैसे अब अपनी ग्रोथ को यहाँ से आगे ले जाएगा। क्यों, बट LG अपना नया प्लांट भी बना रहा है, जिसकी वजह से वो अपना कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बढ़ाएगा उस प्लांट की वजह से, और एक्सपोर्ट भी करेगा। तो वो एक ग्रोथ इम्पेटस है जो LG लेके चल रहा है कि आगे का ग्रोथ वहाँ से आने वाला है। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से लोग अब इस IPO के ऊपर आए। और ये दोनों देखा जाना चाहिए कि टाटा कैपिटल और LG और लगभग एक ही टाइम पर आए थे, पर LG में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आई, तो वो एक डिमांड है LG के लिए। जी ठीक है सजीत, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये विस्तार से तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, और इंडेक्स को लेकर, टाटा मोटर्स को लेकर, LG इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग के बाद क्या रणनीति हो, इस पर हमारे जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको गाइड करने के लिए। देखिए चलिए 2 एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक डे और प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक हमारे साथ हैं। रूपक जी और वैशाली जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। पहले एक इंडेक्स पर व्यू वैशाली जी आपसे चाहिए। कल हमने देखा कि एक उतार चढ़ाव भरा सत्र रहा, आज वीकली एक्सपायरी, किस तरह की चाल बाजार की आप देख रही हैं, और क्या बाय ऑन डिप्स के लिए परफेक्ट सेटअप है बाजार का, क्योंकि नेगेटिव कुछ खास तो लग नहीं रहा है यहां से। वैशाली आपको आवाज आ रही है? शायद कुछ तो दिक्कत है ऑडियो में, उसको हम फिक्स करेंगे। लेकिन रूपक जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो आपसे ही इंडेक्स पर व्यू ले लेते हैं। क्या नजरिया बना के चले बाजार में, और निफ्टी बैंक कहां पर आप ज्यादा फोकस करने की सलाह देंगे? जी, निफ्टी का सेंटीमेंट जो है कल थोड़ा एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन था। आज भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मोटा मोटी रेंज बाउंड ही रहेगा, बट हाँ 25,300 के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन करता है या डिसाइसिव ब्रेकआउट देता है, क्योंकि तब एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है मार्केट में। 25,500 25,600 भी आ सकता है, नॉट ऑन इंट्राडे बेसिस, बट शॉर्ट टर्म में आ सकता है। तो शॉर्ट इंट्राडे के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 25,300 को, जहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत बड़ी पोजीशन बना के रखी है। तो 300 का रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे सपोर्ट रहेगा 150 की, इमीडिएट सपोर्ट 150, उसके नीचे 25,100 का सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से इनिशियली निफ्टी 25,150 और 25,300 के बीच में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दे सकता है। ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग सोच सकते हैं। तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया और लेवल बेस्ड कामकाज जिस पर खास तौर से हमें नजर रखनी भी होगी। रूपक जी, गुड मॉर्निंग। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग आइडियाज और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की तरफ। कल लार्जर कंट्रीब्यूशन हमने देखा टेलीकॉम मेजर्स लाइक भारती एयरटेल की तरफ से नजर आ रहा था। इसके अलावा सेक्टर बाय सरकारी बैंक्स का खेमा चल रहा था, और नतीजों से पहले IT शेयर्स फोकस रेडार पर है जरूर। आपकी तरफ से आज बाजार खुलने से पहले स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? देखिए, मुझे अभी भी मार्केट इंफ्रा स्टॉक जो है, जैसे कि CDSL से लेके BSE, ये सारे स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है।
तो सीडीएसएल की बात करना चाहूंगा। इस स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली दिख सकता है। ऑन द हायर एंड मुझे लगता है ये 1720 तक जा सकता है और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1620 पर टारगेट ऑफ 1720 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा है 1552 पे। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है डिलीवरी। इस स्टॉक ने भी एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया जो प्रीवियस एक कंसोलिडेशन जोन था, कंसोलिडेशन जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 505 तक जा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 430। बिल्कुल, तो चलिए, एक तो एक्सचेंज एंसलरी और ये प्लेटफॉर्म एक्सचेंज स्टॉक्स जो है फोकस रेडार पर है भी। इनफैक्ट गिरावट में खरीदारी के मौके मिलते हैं यहाँ पर। बीएसई लिमिटेड, लाइक्स ऑफ कैम्प, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स है जो कि एक्सपर्ट के फोकस रेडार पर, और रूपक जी की तरफ से भी इस पर एक स्ट्रैटेजी आती हुई। और डिलीवरी दूसरा स्टॉक, कल के सत्र में हमने देखा वॉलेटाइल मार्केट्स में भी 2% की तेजी थी, यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। सीडीएसएल के टारगेट 1720 के, डिलीवरी के टारगेट भी आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे। सीडीएसएल स्टॉप लॉस 1552 का आपको मेंटेन करना होगा और डिलीवरी में 500 के टारगेट्स, 505 के टारगेट्स के लिए 430 का स्टॉप लॉस। ये है ट्रेडिंग आइडियाज रूपक की तरफ से। वैशाली जी हमारे साथ अब वापस जुड़ी हैं। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुबह सुबह बात करके। मानसी दवे दिस साइड, बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? Very good morning, Mansi, and greetings to all of you for the new start अभी। So yes, हम देख रहे हैं कि PSU बैंक्स में अच्छी सी स्ट्रेंथ आ रही है। So one of the stocks जो मैं चूज करूंगी वो है SBI। स्टॉप लॉस रहेगा 860, ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा और टारगेट रहेगा 920। दूसरा जो मुझे कैश कैटेगरी में सही लग रहा है वो है HSCL। करंट मार्केट प्राइस वो 467.9 है। स्टॉप लॉस रहेगा 458 और टारगेट रहेंगे 490 के। ठीक है, एसबीआई को लेकर बुलिश हैं वैशाली जी, और हम लगातार देख रहे हैं कि एसबीआई को लेकर ना हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से पॉजिटिव टोन आ रहे हैं और 920 की टारगेट, 900 के पार निकलकर 920 तक जाने का ये इसमें अब पोटेंशियल है। और हिमाद्री स्पेशलिटी इसके लिए 490 रुपये का टारगेट होगा, 458 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। तो ये शेयर भी आप फोकस में अपने रख के चलिए। तो हमारे दोनों के दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से तेजी के ही सौदे निकल के आए हैं और उन पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। एक और एक्सपर्ट है ऑटो स्पेस में जिस पर मैं व्यू लेना चाहूँगा रूपक जी आपसे, और वो शेयर है बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो, कल हमने देखा कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शेयर शामिल था। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बेस बना के ऊपर अब चलने की कोशिश कर रहा है अच्छे से। 9,000 रुपए के ऊपर भाव तो आ गए हैं। आप बजाज ऑटो को किस तरह से देख रहे हैं और क्या मौजूदा स्तर से आप तेजी करने की सलाह देंगे शेयर में? बिल्कुल, मुझे लगता है बजाज ऑटो ने एक जो पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया उसका पीछे जो रीजन था वो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है 21 EMA फॉर द शॉर्ट टर्म, वो उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है 9250 तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 8900 का। ठीक है, 8,900 का सपोर्ट लेवल होगा बजाज ऑटो के लिए, इसमें आप तेजी कर सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट ये जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयरों में एक्शन देखने को मिलेगा, और पूरी की पूरी सूची लेकर उन शेयरों की जहां पर आज एक्शन आएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी आशीषा अधवरी जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के स्टॉक्स से न्यूज कौन से हैं, कहां पर फोकस रहेगा आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो सबसे पहले आईटी सेक्टर से ही शुरुआत करते हैं। HCL टेक के नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद और अनुमान से काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। इनफैक्ट उन्होंने $100 मिलियन का AI रेवेन्यू रिपोर्ट किया। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 2.4% का सिक्वेंशियल बेसिस पर, और डील विंस भी काफ़ी स्ट्रांग रही। तो अनुमान से बेहतर नतीजे HCL टेक, और इसी के चलते पूरे IT सेक्टर में पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। इसके अलावा आनंद राठी वेल्थ, इसके भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। सिक्वेंशियल और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उन्होंने काफ़ी अच्छे नतीजे रिपोर्ट
रिपोर्ट किए। रेवेन्यू में 23% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर, AUM में 4% का ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पर और करीब 22% का ग्रोथ कंपनी ने YOY बेसिस पर रिपोर्ट किया है। तो काफ़ी अच्छे नतीजे आनंद राठी वेल्थ ने भी पेश किए हैं। इसके अलावा लैंडमार्क कार्स, इनके ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं दूसरी तिमाही के, GST रेट कार्ड, फेस्टिव सेल्स और नए स्टोर्स जो उन्होंने जोड़े हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, उसके चलते काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। और रेवेन्यू की बात करें तो करीब 31% का ग्रोथ सालाना आधार पर। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स लैंडमार्क कार्स ने भी रिपोर्ट किए। इसके अलावा बात करते हैं KEC इंटरनेशनल की। कंपनी को इंडिया और मिडिल ईस्ट में कई सारे ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 1170 करोड़ के, और इसी के चलते यहां पर पॉजिटिव एक्शन नजर आ सकता है। टाटा मोटर्स, कल भी हमने इस स्टॉक की चर्चा की थी, डीमर्जर का रिकॉर्ड डेट है आज, तो स्टॉक में यहां पर कुछ एडजस्टमेंट नजर आ सकता है। लोढ़ा डेवलपर्स, कंपनी ने एक्विजिशन किया है करीब 8.4 एकड़ की ज़मीन का बैंगलोर में, 500 करोड़ के कंसिडरेशन पर ये एक्विजिशन किया गया है। ONGC के मैनेजमेंट से काफ़ी कमेंट्री निकल कर आई है। उनका कहना है कि ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम $60 के नीचे फिसलते हुए नज़र नहीं आएंगे, 60 से $65 के बीच रहेंगे, और उन्होंने गिरावट के बावजूद गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मांगा है। तो ONGC की ये कमेंट्री। इसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 16 अक्टूबर को। फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे नतीजों के साथ, तो इंडियन ग्लाइकोल्स स्टॉक पर भी नजर रखें। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी खबरें और न्यूज बैक्ड एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो रिजल्ट से लेकर खबरों के दम पर ढेर सारे स्टॉक्स जो कि आज फोकस रेडार पर रहेंगे। इन तमाम स्टॉक्स पर बाजार खुलने के साथ साथ भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन खबरों के साथ ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है ये जानना भी बहुत जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिजल्ट सीजन में ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है ये जानना, बिकॉज रिजल्ट के ठीक बाद भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाती है ऑन द स्टॉक्स जिनके रिजल्ट आए हैं। तृप्ति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं सारे ब्रोकरेज का एक्शन लेकर। तृप्ति बताइए। जी, जैसा कि कल HCL टेक के Q2 के नतीजे आए हैं और अनुमान से बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, उसी के साथ बहुत सारी ब्रोकरेजेस ने भी आज HCL टेक को लेकर अपनी राय रखी। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले नुवामा ने HCL टेक पर अपनी होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस को रिवाइज किया है। 1630 से बढ़ाकर 1650 का टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने HCL पर अपनी इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस इनका 1680 रुपये प्रति शेयर का है। मोतीलाल ओसवाल ने HCL टेक पर क्या राय दी है, तो इन्होंने जो अपनी खरीदारी की राय थी उसे बरकरार रखा, लेकिन टारगेट प्राइस को 1750 से बढ़ाकर 1800 कर दिया है। इन्हें लगता है कि कंपनी अगली 6 माही में भी अच्छे नतीजे पेश करेगी। सिटी का HCL टेक पर क्या कहना है, तो इन्होंने अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस को 1515 से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी अपनी राय दी है। बता दें कि आज कंपनी की एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है। इन्होंने अपने कवरेज की शुरुआत की है। टारगेट प्राइस जो लक्ष्य है उसे 1800 को रखा है और खरीदारी की राय दी है। कम आगे जाकर इन्हें लगता है कि जो इंडिया का फास्ट ग्रोइंग होम अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, इससे कंपनी को बड़ा फायदा मिलने वाला है। नुवामा ने जस्ट डायल पर अपनी राय दी है। खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 1280 से घटाकर 1200 का कर दिया है। जस्ट डायल ने अभी अपने Q2 के नतीजे दिए थे, जिसमें करीब 1.8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर ग्रोथ थी, जबकि 6.4% ईयरली बेसिस पर ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने। ठीक है, शुक्रिया तृप्ति सारी की सारी जानकारी के लिए। तो HCL टेक तो फोकस पर रहेगा और इंटरेस्टिंगली लिस्टिंग से पहले ही टारगेट के साथ मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू किया है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर 1800 रुपये के टारगेट उन्होंने दिए। देखते हैं, लिस्टिंग तो ऐसे अच्छी होने की ही उम्मीद है और हम मान के चल रहे हैं कि जो प्रीमियम जो सजेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से 30% ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत फेयर रखा था LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने IPO का। ठीक है, इस पर हमारी नज़र रहने वाली है। देखते हैं कि कहाँ पर लिस्टिंग होती है। 1500 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग के मूवी थिरके चल रहे हैं। लेकिन HCL टेक से ही शुरुआत करेंगे और वैशाली जी आपसे राय जानना चाहेंगे। हमने देखा था कि नतीजों से पहले ये शेयर लगातार तेज़ी इसने दिखाई थी और 1500 रुपये के आसपास के प्राइसेस होनी चाहिए HCL टेक के। जी हाँ, 1494 रुपये पर कल की इसकी क्लोजिंग रही है। नंबर्स ठीक ठाक हैं। अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स की बात करें तो 1600 1650 के एक कंसेंसस टारगेट्स हैं इसमें। चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और मान लीजिए अगर आप थोड़ा गैप से खुले शेयर ये, तो आपकी सलाह क्या होगी इस पर?
तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में थोड़ा बाउंस आने की ये जो साइंस दिख रही है, तो खास करके एचसीएल टेक की बात करें तो आई थिंक अगर गैप अप भी खुले तो एक 1550 का एक हर्डल रहेगा। अगर वो क्रॉस करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ये 1600 तक भी जा सकता है। सो आई थिंक आज के लो के अगर गैप अप खुलता है तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1550 टू 1600 लेवल्स। 1600 लेवल के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ से भी डिसेंट अपसाइड एचसीएल टेक के शेयर में बन जाएगा। देखते हैं कि आज किस तरह की चाल शेयर में निकल के आती है। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं, क्योंकि कल आनंद राठी वेल्थ के भी नतीजे आए और हमने देखा कि रेवेन्यू में करीब करीब 23% का ईयर ऑन ईयर उछाल आया। अगर हम एयूएम की बात करें तो उसमें जो ग्रोथ रही है सालाना आधार पर वो रही 22% की, तो ठीक ठाक है, मतलब बुरा नहीं है, अच्छा है। आनंद राठी कल हमने थोड़ी कमजोरी देखी शेयर के भाव में। रूपक जी, आनंद राठी 2934 पर कल क्लोजिंग हुई, थोड़ी सी गिरावट रही। नंबर्स प्राइमा फेसी ठीक ठाक लग रहे हैं, आपकी राय क्या होगी और इसके चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इसका चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और मुझे लगता है कि जब तक 2800 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। एक मोमेंटम के लिए वेट करना पड़ेगा, 2962 के ऊपर मोमेंटम वापस आएगा स्टॉक के अंदर और स्टॉक को 3100 तक लेके जा सकता है, तो वॉचफुल रहना पड़ेगा। अबव 2960 में इनफैक्ट 2960 के ऊपर 3100 3200 तक जाना चाहिए। वॉच का नजरिया 3200 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। रेवेन्यूज में अच्छा खासा रिस्पांस, मजबूती, तिमाही आधार पर, सालाना आधार पर 9% की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नतीजों में रेवेन्यूज में देखने को मिली है। 23% सालाना आधार पर कंपनी की आय बढ़ी है। एयूएम्स में भी ग्रोथ है, ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 22%, ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 4% की यहाँ पर नजर आई है। बाजार खुलने के साथ स्टॉक में क्या रिजल्ट बैक्ड एक्शन आता है या नहीं, इस पर खास तौर से हम नजर रखेंगे जरूर। वैशाली जी, आपसे केईसी इंटरनेशनल पर एक टेक जानना चाहूंगी। पॉजिटिव न्यूज फ्लो और लगातार ऑर्डर विंस के चलते केईसी इंटरनेशनल जो है फोकस रेडार पर रहती है। कल के सत्र में बाजार में उठापटक थी, लेकिन करीब आधे % की तेजी पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है और आज के सत्र में न्यूज फ्लो के चलते ये फोकस में रहेगा जरूर। मिडल ईस्ट और इंडिया में कंपनी को टीएनडी ऑर्डर्स के जरिए करीब 1174 करोड़ के नए ऑर्डर विंस की खबर आती हुई दिखी है। सो कंपनी ने न्यू ऑर्डर सिक्योर किए हैं, जिसके चलते केईसी इंटरनेशनल में आज एक इंपैक्ट नजर आ सकता है। आपके हिसाब से स्टॉक पर राय क्या होगी? रेट हो रहा है, तो अगर आज ये पॉजिटिव ट्रिगर आता है और वॉल्यूम में भी पिकअप आता है तो आई थिंक 830 का एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है एंड नियर टर्म हर्डल आ सकता है 880 900 तक। तो आज के लिए मुझे ये रेंज सही लग रही है। 830 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है 880 टू 900 के लेवल्स के लिए। एक बार ये 900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इट कैन बी रिकंसिडर एज अ पोजिशनल ट्रेड ऑल्सो और ये 950 की तरफ जा सकता है एंड परहैप्स हायर। सो फिलहाल मुझे 830 टू 900 की रेंज दिख रही है। खुलने के साथ स्टॉक को वॉच आउट करेंगे 900, उसके बाद 950 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं स्टॉक में। और आज न्यूज़ फ्लो का एक इम्पैक्ट है जो कि देखने को मिलेगा जरूर केईसी इंटरनेशनल के स्टॉक पर। रूपक, 2 शेयर्स पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी। एक तो टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर आए, TCS के नंबर्स आए और इसके सेंटिमेंट्स जो हैं आईटी सेक्टर के लिए अच्छे नजर आ रहे हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक और एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर नंबर्स दोनों कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अब टेक महिंद्रा से हमारे एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, यहाँ पर भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, पॉजिटिव रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। मुनाफे के फ्रंट पर 13% के अप मूव्स एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी में भी ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ के आसार नजर तो आ रहे हैं। अब टेक महिंद्रा पर एक टेक और साथ ही रियल एस्टेट बास्केट में लोढ़ा डेवलपर्स, बेंगलुरु में कंपनी ने एक लैंड एक्विजिशन किया है जिसकी खबर आई है और इसके चलते ये फोकस रेडार पर रहेगा। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? सबसे पहले टेक महिंद्रा की बात करें तो ये स्टॉक फिलहाल एक मूविंग एवरेज के नीचे है, बट अगर पॉजिटिव ओपनिंग देता है उसके बाद एक फॉलो बाइंग एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हार्डल रहेगा 1490 के ऊपर सस्टेन करता है या डिसाइसिव ब्रेकआउट देता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है स्टॉक के अंदर। टुवर्ड्स 1600 जा सकता है अबव 1490 और नीचे एक स्टॉप लॉस हो जाएगा 1450 का। दूसरा स्टॉक जो है लोधा डेवलपर्स का
चार्ट देख रहे हो, मैं स्टॉक के अंदर एक रिकवरी का साइन दिख रहा है, इनिशियल साइन ऑफ रिकवरी दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से लॉन्ग करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 1100 की, और अप साइड में मुझे लगता है 1230 तक जा सकता है रिकवरी में। ठीक है, 1230 तक रिकवरी में जा सकता है लोढ़ा डेवलपर का शेयर। 1150 के आसपास की हमने क्लोजिंग कल के सत्र में देखी है। एक और शेयर जो आज फोकस में रहेगा वो है केसी इंटरनेशनल का। इनको टीएनडी यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर मिले हैं करीब करीब 1250 करोड़ रुपए के भारत में और मिडिल ईस्ट में। हालांकि शेयर को अगर हम देखेंगे तो हाल फिलहाल थोड़ा सा ये वोलेटाइल जरूर रहा है, लेकिन अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो 20% के आसपास के रिटर्न्स कमा के इसने दिए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अपने 52 वीक हाई से काफी ज्यादा अभी भी नीचे। केसी इंटरनेशनल, वैशाली जी आपका व्यू, क्या करना चाहिए शेयर में, और जिनके पास है क्या वो इसमें होल्ड करें, निवेशित रहें? ये अभी मुझे मानसी जी ने पूछा है, बट आई विल रिपीट माय व्यू। 830 का सपोर्ट है, काफी समय से ये कंसोलिडेट हो रहा है। सो 830 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉप लॉस उसके नीचे रख के आई थिंक ट्रेडिंग टारगेट देख सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से 880 टू 900, और मेन हर्डल आ रहा है 900। सो अगर पोजिशनल ट्रेड भी अगर हम देखना चाहे 900 के ऊपर ही अगर ये सस्टेन करता है तो एक फर्दर स्ट्रेंथ दिख सकती है, ट्राइंग टू गेट इनटू अ ट्रेंड। तो अब तक के लिए मुझे लग रहा है 830 के स्टॉप लॉस के साथ 900 के टारगेट्स के लिए देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए 830 का स्टॉप लॉस, 900 रुपए का टारगेट होगा। फटाफट एक राय हमें चाहिए एवेन्यू सुपर मार्ट्स के शेयर पर भी, क्योंकि नतीजों में जो मार्जिन की का जो आंकड़ा है ना वो बाजार को पसंद नहीं आया, और कल हमने देखा कि दिन के निचले स्तर के आसपास जाकर ही ये शेयर क्लोज किया, करीब 3% के आसपास की नरमी रही, 42 रुपए के भाव। वैशाली जी व्यू आपसे चाहिए। डीमार्ट लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार हो रहा है। पिछले अगर महीने भर में देखेंगे तो करीब 10% ये शेयर नीचे आ गया है। अभी कितना और गिरेगा, और आप सपोर्ट्स कहां पर देख रही हैं? 4200 का एक फाइनल सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट लेवल को भी तोड़े तो आई थिंक फर्दर डाउनसाइड आ सकती है टुवर्ड्स 4100 एंड 4050। सो फिलहाल बायस थोड़ा करेक्टिव है, बट 4200 के नीचे एक फर्दर सेलिंग दिख सकती है। 40 के नीचे हो सकता है कि सेलिंग ज़्यादा एस्केलेट होती नजर आए। स्टॉक पर नज़र रखेंगे बाजार खुलने के साथ साथ। लेकिन टेलीकॉम प्लेयर्स में रूपक भारती एयरटेल के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करना चाहिए। मजबूती कल के सत्र में हम देख रहे थे, और वो तब जब बाजार में उतार चढ़ाव थे, डाउनवर्ड ट्रेंड्स थे मार्केट्स में, और तब हम देख रहे थे कि लार्जर कंट्रीब्यूटर्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारती एयरटेल की तरफ से आ रहा था। अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत में ही भारती एयरटेल की नंबर्स भी स्लेटेड हैं। ऑफकोर्स इस हफ्ते ही अगर आप देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी एफएनओ कैश से जुड़ी लगभग 200 से ज़्यादा कंपनी के नतीजे हैं, और आईटी मेजर्स के नंबर्स से लार्जर प्लेयर्स में एटलीस्ट शुरुआत हुई ज़रूर है, लेकिन भारती एयरटेल के भी नंबर्स आने वाले हैं। उससे ठीक पहले स्टॉक में मोमेंटम, और टेलीकॉम प्लेज में आए दिन हम इन दिनों खबरें भी देख रहे हैं। टेलीकॉम मेजर है भारती एयरटेल, क्या राय होगी 1954 1955 के लेवल्स पर? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारती का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव भी है, और क्योंकि रिसेंट जो करेक्शन हुआ था उस करेक्शन से एक सिग्निफिकेंट रिकवरी दिया, और सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है यहाँ से और अपसाइड दिख सकता है स्टॉक के अंदर, टूवर्ड्स 2020 एक बार जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगा 1930 का। तो 1930 का स्टॉप लॉस से स्टॉक में बाय की सलाह रहेगी, और टारगेट रहेगा 2020। सो 2020 तक के टारगेट्स यहाँ से फर्दर एंटिसिपेटेड हैं, इस पर नज़र रखेंगे हम। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, कल वैशाली जी सरकारी बैंक्स का खेमा काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा था, मजबूती की चाल वहाँ थी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी क्वार्टरली अपडेट्स की अगर बात करें, ऑफकोर्स नंबर्स बाद में आना शुरू होंगे बैंक्स के, लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स जो आए थे अच्छे नज़र आए थे। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज़ की अगर बात करें, कैसे देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स? एज वी क्लियरली से बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स होते हैं, वहाँ पर क्या नज़र होगी? एंड येस, आई एम श्योर लार्जर और लॉन्गर टर्म प्ले पर आपका नज़रिया होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव या आईपीओ मार्केट पर आपसे सवाल पूछना लाजमी नहीं होगा। लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, अगर वहाँ पर कोई नज़रिया है तो बताइएगा ज़रूर आप।
कोर्स टेक्निकली मेरा व्यू इसमें तो नहीं आ पाएगा, बट आई थिंक ओवरऑल जिस तरह से रिस्पांस मिला है एंड ऑल, आई थिंक इट शुड बी अ ग्रेट सक्सेस। और पीएसयू बैंक्स की बात करें तो यस, काफ़ी तेजी में है। हम देख रहे हैं दैट एसबीआई ऑफ कोर्स द लीडर ऑफ द पीएसयू सेक्टर, सो उसमें तो हमारी बाय की व्यू है। ट्रेंड भी हम देखें तो 860 का एक अच्छा सा सपोर्ट है और पोजिशनल ट्रेड की सलाह रहेगी, बिकॉज 920 940 के टारगेट्स यहाँ से प्रोजेक्टेड दिख रहे हैं। और उसी अनुसार अगर हम देखेंगे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ऑल दीज बैंक्स में भी एक अच्छी सी तेजी दिख रही है। तो आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क लेके ये सब स्टॉक्स में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थैंक्स फॉर दैट टेक वैशाली जी। चलिए ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम 25,300 के लेवल्स पर इंटैक्ट। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस। ब्रेक के उस पार मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे। प्री ओपन लेवल्स होंगे हमारे सामने। कमोडिटी मार्केट की भी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद चंद मिनटों में बाजार भी खुलेंगे। ये सब कुछ ब्रेक के उस पार। नमस्कार, एसबीआई लाइव स्टूडियोज़ में आपका स्वागत है। और देखिए मार्केट्स की आज ठीक शुरुआत होने की तैयारी है, क्योंकि कल हमने देखा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन रहा, थोड़ी उथल पुथल रही। निफ्टी बैंक जो है वो अच्छी तरीके से रिकवर करता हुआ दिखा दिन के दौरान। पर जी हाँ, आज के सत्र की बात करें तो एचसीएल टेक पर नज़र ज़रूर रहेगी। साथ ही एक बड़ा आईपीओ की लिस्टिंग, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तो अन्य वाइट गुड कंपनीज पे देखते हैं किस तरीके का एक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट का रुझान रहा तो थोड़ा बहुत फंड शिफ्ट होते हुए नजर आएगा या नहीं, वो आने वाले समय की बात है। बट जी हाँ, एक ये फैक्टर भी जरूर प्ले करता हुआ दिख सकता है बाकी अन्य वाइट गुड कंपनीज में। इसके अलावा बात करें तो कई सारे और काउंटर्स ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर कई सारे और स्टॉक्स जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पर ओएनजीसी ये काउंटर भी है खबरों में, क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है, कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर वो बता रहे थे कि वो नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल बाजारों में वो $60 के नीचे जाएंगे। कहीं ना कहीं $60 से $65 के बीच में वो ब्रेंट के प्राइसेस ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ये भी है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, क्रूड के प्राइसेस में काफ़ी अनसर्टेनिटी हमने देखी और कई समय से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन हमने ऑलरेडी देखा है। बट 60 के नीचे नहीं जाएगा, ये एक राहत की बात ओएनजीसी के लिए ज़रूर हो सकती है। बट हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार राय लेते हैं इस काउंटर में। और भी ढेर सारे काउंटर्स उनसे डिस्कस करने हैं। और वैशाली, एक बार ओएनजीसी पे ही आपकी राय, क्योंकि कई दिनों से जो क्रूड की उथल पुथल है उसके चलते ये काउंटर फोकस में है। बट अब जो फ्रेश कमेंट्री आई है थोड़ी पॉजिटिवली देखी जा रही है। आपकी क्या राय है स्टॉक प्राइस पे, टेक्निकल फ्रंट पे? एग्री, एक्चुअली ये सब स्टॉक्स काफी चले भी नहीं है एंड टेक्निकली अगर हम देखें तो वॉल्यूम में भी पिकअप है और जिस तरह से कैंडल बनी है, आई थिंक इट इज शोइंग स्ट्रेंथ। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये 250 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। एक बार 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक इट्स रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 265। सो टिल देन रेंज बाउंड मूवमेंट है, 238 के सपोर्ट है और 250 को क्रॉस करना जरूरी है टू सी अ ट्रेंड। तो चलिए, जो है अभी तक ओएनजीसी जैसे काउंटर्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। देखते हैं किस तरीके का एक्शन जो है यहाँ पर दिखता है। थोड़ा सा चलने के लिए तैयार ज़रूर है, बट इनमें लेवल्स ज़रूर ध्यान रखने होंगे। बट इसके अलावा बात करें तो स्टील काउंटर्स पर भी नज़र रह सकती है, क्योंकि अगर स्टील के ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो कहीं ना कहीं स्टील डिमांड जो है 2025-26 में लगभग 9% बढ़ सकती है। ऐसी कमेंट्री आ रही है। ग्लोबली डिमांड जो है हालांकि वो फ्लैट रहेगी, पर इंडिया प्रोडक्शन और डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर जो है फोकस में रह सकता है। बात करें कुछ एक मेटल काउंटर्स की तो देखिए इंटरनेशनली भी हम देखेंगे कि कल कॉपर के प्राइसेस में लगभग 3%, सिल्वर के प्राइसेस में लगभग 7% और बाकी अन्य बेस मेटल्स में भी एक अच्छी रिकवरी हमने देखी। एक बार वैशाली आप ही इस पे राय दीजिए कि मेटल पैक से कोई काउंटर जो कि आपको अच्छा लग रहा हो और खास तौर से कोई स्टील स्टॉक जो कि आपके रेडार पे हो।
हाँ यस डेफिनेटली एक्चुअली मेटल्स ने बहुत ही अच्छे से एक स्ट्रेंथ दिखाई है और अच्छे से रिटर्न्स भी दे चुके हैं। सो आई वुड से यस स्टील स्टॉक्स तो ओवरऑल सभी में एक पॉजिटिव व्यू है, खास करके हम अगर देखें जेएसडब्ल्यू स्टील, इवन सेल फॉर दैट मैटर, जिंदाल स्टेनलेस की बात करें तो ये सभी स्टॉक्स में मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। आप देखेंगे अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो ट्रेंड एकदम एक बुलिश ट्रेंड बन चुका है, बट खरीदने के मौके मुझे लग रहे हैं थोड़े डिप में होने चाहिए अराउंड 1120 या, तो आई थिंक इट वुड बी अ फेवरेबल ट्रेड। बट जिनके पास है तो बने रहिए, इट इज लाइकली टू शो यू अ रिटर्न ऑफ 1220 1230 इन नियर टर्म। और दूसरे मेटल्स की बात करें तो काफी स्टॉक्स, हिंद कॉपर नाउ इज द न्यू फ्लेवर, हमने देखा कि सिल्वर ने अच्छा सा रिटर्न दे दिया, तो नाउ इट्स टाइम टू लुक इनटू हिंद कॉपर, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये सभी स्टॉक्स आई थिंक ट्रेंड बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। हिंद कॉपर भी अगर हम देखें तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 370 to 400 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, 370 टू 400 ये नए टारगेट होंगे हिंदुस्तान कॉपर में। और ज़बरदस्त तेज़ी हम देख चुके हैं, बावजूद उसकी भरोसा कायम है कि शेयर अभी और चलेगा। इस बीच सोने चांदी की शुरुआत होगी है एमसीएक्स पर। अब देखिए 1600 रुपये की तेज़ी एमसीएक्स पर सोने में देखने को मिल रही है। 1,26,000 रुपये के ऊपर जाकर सोने ने बनाया है नया रिकॉर्ड। तो ये तेज़ी रुक नहीं रही है एक एक झटके में। मतलब इतनी बड़ी अगर तेज़ी होगी तो फिर वो जो बायर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है, जो फिजिकल में गोल्ड खरीदते हैं, जो त्योहारों के मौके पर, शादियों के मौके पर गिफ्टिंग के लिए जो बाइंग करते हैं सोने में। थोड़े से देखते हैं कि मार्केट वगैरह के हाल क्या होते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि अब धनतेरस आएगा, उस पर एक्चुअल अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं फिजिकल बाइंग के लिए। लेकिन ये एक रिकॉर्ड तेज़ी लगातार हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल फ्रंट पर, टैरिफ के फ्रंट पर जो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आई कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसके बाद सोने में हमने अचानक से उछाल देखा। और चांदी की भी वही स्थिति रही। चांदी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $50 के ऊपर जाकर कारोबार कर रही है। और गोल्ड के जो भाव हैं वो पहली बार 4,100 के पार निकले हैं, 4,150 के भी ऊपर जाकर कारोबार कर रहे हैं कॉमिक्स पर। और डोमेस्टिक मार्केट में भी ये शानदार तेज़ी का हम दौर लगातार देख रहे हैं। 1,26,278 रुपये का भाव अपने आप स्क्रीन पर देखेंगे। और सिल्वर में 5,000 रुपये की तेज़ी, एक झटके में सिल्वर में 5,000 रुपये की तेज़ी हो गई है। और ये भी नए रिकॉर्ड पर है। तो सोना चांदी दोनों के दोनों नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 1,59,935 ये है सिल्वर की चाल। तो साल भर में अगर आप देखेंगे तो सोने ने तो खैर 50% के आसपास के रिटर्न दे दिए, उससे ज़्यादा कि सिल्वर ने भी एक तरह से सरप्राइज किया है। और ये रैली थम नहीं रही है। आप देख सकते हैं भाव अपनी स्क्रीन पर 3.5% की ज़बरदस्त तेज़ी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों पर व्यू लेते हैं। वैशाली जी, एक राय आपसे थायरोकेयर के शेयर पर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज कंपनी का जो बोर्ड है बोनस इश्यू पर विचार करेगा। तो शायद हो सकता है कि थोड़ा इंटरेस्ट लौटे थायरोकेयर के शेयर में फिर से। वैसे भी अगर हम पिछले 6 महीने की चाल देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये शेयर चला है, 60-70% के आसपास की रैली दिखा चुका है थायरोकेयर। कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर आपको, और क्या करना चाहिए इसमें? टोटली एग्री। एक्चुअली लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा सा है, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है और वंस अगेन 1100 के सपोर्ट के साथ हम दोबारा देख रहे हैं। नियर टर्म सपोर्ट है 1200 और न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम दिख रहा है। सो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट हम उम्मीद रख सकते हैं 1350, दैट इज द रेजिस्टेंस। तो 1350 का नेक्स्ट टारगेट है। 1350 के ऊपर अगर क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक इट्स रेडी फॉर 1400-1450 जो प्रीवियस हाई है। सो फिलहाल जो कैंडल हम देख रहे हैं एक बुलिश फॉर्मेशन है, न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम दिख रहा है। वैशाली जी, स्टॉप लॉस आई थिंक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1200 का। अगर आपको आवाज आ रही है तो 1200 1200 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए थायरोकेयर के। हाँ ठीक है, ठीक है, थायरोकेयर को लेकर ये व्यू। लेकिन एक राय जरा हम लेंगे बीएसई के शेयर पर भी, क्योंकि हमने देखा है कि लगभग
400 रुपए के आसपास की तेजी एक तरफा हो चुकी है बीएसई के शेयर में और कल ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा। 50 रुपए से भाव बढ़ के 2450 के भी ऊपर निकल गए हैं और आज देखिए प्री ओपन में संकेत ही अच्छे दे रहा है शेयर, ये 2500 रुपए के आसपास खुलने के संकेत हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, फिर उनसे व्यू भी लेंगे बीएसई के शेयर पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीवी स्वदेश पर। चंदन जी, एक व्यू बीएसई पर दे दीजिए और उसके बाद लगे हाथ अपने शेयर भी बता दीजिए कि आप कहां पर बुलिश हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों और पूरे पैनल को दिवाली के सप्ताह की अग्रिम शुभकामनाएं और यही शुभकामनाएं देते हैं कि वेल्थ, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आप सबको मिले। बिल्कुल बीएसई की बात करें तो इनफैक्ट बीएसई आज का मेरा टॉप पिक रहेगा। बीएसई में देखिए काफी अच्छा मोमेंटम बना और इनफैक्ट ऑलरेडी पिछले लगभग 2-3 वीक से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं और वीकली चार्ट में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया है। इनफैक्ट देखें तो पिछले लगातार 6 दिनों से हायर लोज के सीक्वेंस है, डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी अच्छे हो रहे हैं और डेरिवेटिव्स के डेटा में देखें तो लोगों के बिल्टअप भी यहाँ पे बनने को नजर आ रहे हैं। कल के दिन ये हमारा बीटीएसटी ट्रेड था और आज भी हम इसको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2415 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 2580 तक का टारगेट बीएसई बनाना चाहिए। देखिए 2-3 चीजें कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट थीम इंडिया में जोरों से चलेगी और उसके साथ में जिस हिसाब से अब गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम है, एमसीएक्स जैसे काउंटर भी इस थीम में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि बीएसई, एमसीएक्स, सीडीएसएल और सिलेक्टिव ब्रोकिंग हाउसेस, ये पूरा थीम यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो बीएसई बिल्कुल हमारा एक प्रेफर्ड पिक है, एमसीएक्स भी अच्छा लग रहा है और पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट थीम पे आपको भरोसा रखना चाहिए। कैपिटल मार्केट थीम पर भरोसा होना चाहिए। एक्सचेंज एंसिलरी रूपक के भी फोकस रेडार पर थे स्टॉक्स और अब चंदन तापड़िया के भी फोकस रेडार पर 2580 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। 2415 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए 2500 की क्लोजिंग कल हमने देखी थी। ऑलमोस्ट 1% गेन्स, यहां से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है। चंदन जी, गुड मॉर्निंग। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर बात करें, फॉरेन ब्रोकरेजेस लाइक जेफरीज एंटिसिपेट करके चल रही हैं कि फर्दर अपसाइड ऑफ अराउंड 20% करंट मार्केट प्राइस से नजर आ सकते हैं। रैशनल भी दिए गए इन रिपोर्ट्स में। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स फोकस रेडार पर भी रहते हैं। आपकी राय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्या होगी? सिलेक्टिव बैंक्स और स्पेशली मिड कैप बैंक्स में काफी अच्छा मूवमेंट है, चाहे एक तरफ आप फेडरल बैंक की बात करें या फिर दूसरे काउंटर्स की बात करें। एयू बैंक में भी देखिए स्लो एंड स्टडी हायर बेस बन रहा है, एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। कुछ दिन पहले 720 का बेस था, अब 750 के हायर सपोर्ट बन रहा है। तो मेरा मानना है 750 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और उसके चलते कहीं ना कहीं 800 तक के स्विंग बनने चाहिए। तो यस, पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है और 800 तक के मूव को प्ले करना चाहिए। अगेन कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग और हर रोज की ही तरह सोने चांदी में चमक बिल्कुल कायम है। एमसीएक्स पर चांदी करीब 6200 रुपए की बढ़त दिखा रही है और सोने चांदी में नए रिकॉर्ड स्तर पर येट अगेन फिर से कामकाज नजर आ रहा है। 1,26,377 के लेवल्स आप देख पाएंगे। सोने की चाल गोल्ड के रेट्स में और सिल्वर की अगर बात करें, सोने में करीब 1800 रुपए की तेजी खुलने के साथ ही नजर आ रही है और सिल्वर 1,60,830 के लेवल्स पर। चंदन जी, आई थिंक आपकी तरफ से एक और ट्रेडिंग आइडिया भी बचे हैं, लेकिन वो भी बताइएगा। लेकिन गोल्ड सिल्वर जिस तरह से लगातार अपसर्ज दिखाते हैं एंड टाइम एंड अगेन हमने डिस्कस भी किया, कैटेगोरिकली आपने भी अपनी राय प्रेशियस मेटल्स पर रखी है। रिलेटेड इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर भी बात कर सकते हैं आप। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर की बात करूं तो हम लगातार पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और मानसी जी हमने काफी बार गोल्ड और सिल्वर पे एसआईपी और डायरेक्ट खरीदारी की यहाँ पे सलाह दी है और इनफैक्ट मैं पर्सनली भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर पे खरीदारी कर रहा हूँ, वो डिस्क्लेमर रहेगा। अभी भी मेरे को लग रहा है मोमेंटम इंटेक्ट है, हालांकि काफी बड़े स्विंग देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते थोड़ा रिस्क ऑफ टेकिंग इन्वेस्टमेंट हाई हो सकता है, बट अभी भी लग रहा है मोमेंटम बरकरार रहेगा। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बन रहा है, गोल्ड 1,35,000 तक जाना चाहिए, सिल्वर 1,75,000 तक का मूवमेंट दिखाना चाहिए। तो ऑनगोइंग मोमेंटम वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जिस हिसाब से हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस बन रहा है, मेजर ब्रेकआउट दोनों ही बुलियन और प्रीशियस मेटल में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस तेजी को राइड करना चाहिए। हाँ, आपको जितना प्राइस ऊपर बढ़ रहा है थोड़े से रिस्क बढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ तो कोई सेंटिमेंट चेंज यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, इससे रिलेटेड काउंटर्स की बात करें तो हमारा मानना है कि हिंद को ऊपर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट वाला स्टॉक है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। 2 दिन में हल्का सा डिप जरूर मिला था, बट जब तक 330 होल्ड करता है
ओवरऑल बुलिश बायस इंटेक्ट है, ऊपर में 365 तक के टारगेट। हिंदुस्तान जिंक की भी बात करें तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, जब तक 490 का सपोर्ट होल्ड करता है 525 540 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। इनफैक्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस की तरफ फोकस करे तो यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव रवैया है। 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अब 3150 का एक हायर बेस बनना चाहिए ऊपर में 3400 तक के टारगेट के लिए। तो गोल्ड फाइनेंस प्लस प्रीशियस मेटल से रिलेटेड काउंटर उन सब में चमक बरकरार रहनी चाहिए। और इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि गोल्ड इज ग्लिटरिंग, सिल्वर इज शाइनिंग और इक्विटी विल नाउ स्टार्ट द मोमेंटम। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब दूसरे ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो हमारा इंडिगो पे खरीदारी की सलाह है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंजम्पशन थीम पे भरोसा बरकरार रहेगा। और इंडिगो है वो लगभग एक बॉटम आउट अप्रोच दिखा रहा है, लगभग 32 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 5800 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देता है तो एक नया मोमेंटम बनेगा। तो यहाँ पे एंटिसिपेट किया जा सकता है 5700 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में लगभग 6000 तक के टारगेट इंडिगो में बनने चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए ये सभी काउंटर्स पर ज़रूर नज़र रखेंगे। पर चंदन जी, आप कह रहे हैं गोल्ड इज़ ग्लिटरिंग, सिल्वर इज़ शाइनिंग, बट ऐसे में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि MCX पर जो ट्रेडिंग है वायदा बाज़ार में, उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट है। एक राय MCX पर भी दे दीजिए, हाल फिलहाल जिस तरीके के मूव्स आए हैं वहाँ पर क्या ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से अपने टारगेट और स्टॉप लॉस बताना चाहेंगे? बिल्कुल सृष्टि जी, MCX पे हम लगातार पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। इनफैक्ट कैपिटल थीम पे पॉजिटिव व्यू है, और अब कैपिटल थीम को जब गोल्ड और सिल्वर के साथ जोड़ा जाए तो और यहाँ पे तेजी का तड़का लग रहा है। जिस हिसाब से प्रीशियस मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और गोल्ड और सिल्वर के बाद अब दूसरे जो मेटल्स है वहां पे भी बाइंग का रुझान बन रहा है। MCX परफॉर्म करना चाहिए। इनफैक्ट मंथली चार्ट पे देखे तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि 8700 के सपोर्ट से पॉजिटिव मूव बरकरार रहना चाहिए। ऊपर में लगभग 9300 तक के टारगेट MCX में बनने चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए MCX पर रखते हैं नज़र। पर इसी के साथ अब 9 बज चुके हैं और वक्त है आपको बताने का आज के नवरत्न काउंटर्स की लिस्ट। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रविंदर के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ है तैयार। रविंदर, बताइए। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे HCL टेक से, जहाँ पर HCL टेक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे और उसमें कंपनी का जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है उसमें जो है 2.5% का अपटिक देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस। और वहीं अगर बात करें न्यू डील विंस की तो उसमें भी जो है अप्रॉक्सीमेटली 42% का इसमें अपटिक देखने को मिला क्वार्टर बेसिस। वहीं जो AI रेवेन्यू है कंपनी ने वो $100 मिलियन पर रिपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ आनंद राठी वेल्थ भी आज फोकस में रह सकता है क्वार्टरली अर्निंग्स के चलते, जहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है Q2 में उसमें 23% की अपटिक देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वहीं अगर बात करें सिक्वेंशियल बेसिस पर तो उसमें भी जो है 9% का इसमें अपटिक देखने को मिला क्वार्टर बेसिस। और बात करें AUM की तो उसमें जो है 22% का अपटिक देखने को मिला। अगला जो स्टॉक है लैंडमार्क कास्ट, जहाँ पर लैंडमार्क कास्ट ने जो अपने बिजनेस अपडेट अनाउंस किए हैं और इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें अप्रॉक्स 31% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और सिक्वेंशियल बेसिस में भी जो है काफ़ी अच्छा 17% का इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। और नए आउटलेट, फेस्टिव डिमांड और GST रेट कट के चलते जो है डिमांड जो है काफ़ी स्ट्रांग रही है। KEC इंटरनेशनल फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर KEC इंटरनेशनल को जो है नए T&D ऑर्डर्स मिले 1174 करोड़ के इंडिया और मिडल ईस्ट में। टाटा मोटर्स भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर टाटा मोटर्स के जो डीमर्जर है उसके लिए जो आज रिकॉर्ड डेट है, जिसके चलते टाटा मोटर्स भी जो है एक्शन में देखने को मिल सकता है। लोडा डेवलपर्स की बात करें तो यहाँ पर लोडा डेवलपर्स ने जो है 100% का एक्विजिशन किया है चैतन्य बिल्वा में अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ में, जिसके बाद ये कंपनी जो है लोडा डेवलपर्स की होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी। ONGC की बात करें तो यहाँ पर ONGC की भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मैनेजमेंट ने कहा है, कंपनी का मानना है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी जो कीमत है $60 प्रति बैरल के नीचे नहीं जाएगी और कॉस्ट कम होने कीमत घटने की सिचुएशन में भी जो है कंपनी गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं मांगेगी। इंडिया ग्लाइकोस भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर इंडिया ग्लाइकोस जो है बोर्ड मीट है 16 अक्टूबर को, जिससे कंपनी जो है फंड रेस पर ऐलान कर सकती है। आखिर में बात करेंगे जैगल प्रीपेड की, जहाँ पर JM फाइनेंशियल ने इनिशिएट किया है जैगल प्रीपेड पे बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है 520 का रखा। उनका कहना है कि जो FY 25 से लेकर 27 तक जो है कंपनी का जो रेवेन्यू और पैट से जा रहा है 34 और 52% रह सकता है, जिसके चलते जैगल भी आज फोकस में रह सकता है।
शुक्रिया रविंदर ये सारे डिटेल्स और खबरें हमें बताने के लिए। लेकिन चलिए बाजार की शुरुआत पर अब फोकस करते हैं। इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का बाजार बिकॉज इंडेक्स वाइज भी अप मूव्स के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक तो ढेर सारे मूव्स इस पूरे हफ्ते के लिए स्लेटेड हैं। नतीजों के लिहाज से ढेर सारी कंपनियां एक लंबी फहरिस्त हैं जिसके नंबर्स आने वाले हैं नतीजों के साथ साथ, और नतीजों के बाद ये सारे स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। बाजार खुलने के ठीक साथ आईटी मेजर्स पर नजर रखिएगा जरूर। टीसीएस, विप्रो इन्फोसिस के नतीजे आने हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आ चुके हैं। टेक महिंद्रा के नंबर्स भी आ जाते दिखेंगे। परसिस्टेंट और साइंट जैसी कंपनियों के नंबर्स भी हैं। तो लगभग मिड कैप और लार्ज कैप आईटी की ढेर सारी कंपनियां हैं जिनके नतीजों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा आनंद राठी ऑन द बैक ऑफ गुड सेट ऑफ नंबर्स 4% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। मार्केट की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर 25,300 के बिल्कुल नजदीक हम देख रहे हैं। निफ्टी में शुरुआत करीब 68 अंकों की बढ़त पर 56,656 के लेवल से बैंक निफ्टी भी कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बेहतर स्थिति में है। कल के सत्र में भी था और आज भी हम देख रहे हैं। और 82,524 के लेवल करीब 200 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स में भी कामकाज आप देखेंगे। एंड ब्रॉडर मार्केट्स 54 अंकों की मजबूती मिड कैप में आप पाएंगे। स्मॉल कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आएंगे। करीब 70 अंकों की तेजी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी खुलता हुआ। निफ्टी आईटी इंडेक्स को पुल अप करना चाहिए। अच्छी मजबूती हम देख रहे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में, विच इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि नतीजों का जो एक्शन है वो अब धीरे धीरे स्लोली एंड इवेंचुअली इंडेक्स पर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वो भी क्यों ना टीसीएस के नंबर्स अच्छे आए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के पॉजिटिव सेट आए, टेक महिंद्रा के नंबर्स का इंतजार है। इन्फोसिस, विप्रो, लार्जर आईटी प्लेस जिनके नंबर्स पोस्ट होने वाले हैं। मार्केट का टेक्सचर 1182 एडवांसेस के मुकाबले महज 500 डिक्लाइंस, तो क्लियरली एडवांसेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आईटी मेजर्स और आईटी मिड कैप कंपनियों के नंबर्स लेवल्स पर एक फोकस होना चाहिए। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एम्फैसिस, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आप देख रहे हैं। मेटल इंडेक्स की बात हो रही थी और आज के सत्र में मेटल इंडेक्स में भी शाइन है, लगातार बरकरार है। इंटरेस्टिंग लगता भी हमारे एक्सपर्ट्स को, और मेटल इंडेक्स है ये आउट परफॉर्म करता हुआ। मेटल, आईटी, रियल एस्टेट, एनर्जी, पीएसयू बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। मेटल्स की जहां हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, नाल्को, टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, मजबूती की चाल। लोढ़ा डेवलपर्स पर फोकस होना चाहिए। आज इनफैक्ट न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखना तो दिख भी रहा है। बीएसई लिमिटेड हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के रेडार पर था। चंदन टापड़िया की भी कॉल और रूपक डे की तरफ से भी एक्सचेंज एंसरी पर उनका एक नजरिया था। 2% की तेजी के साथ खुलता हुआ। आनंद राठी पर नजर रखें, नतीजे और नतीजों का एक्शन दिखना इस स्टॉक पर और दिख भी रहा है। करीब 6% की तेजी, इसे हम हमारे खिलाड़ी की लिस्ट में ऐड अप जरूर कर सकते हैं आज का खिलाड़ी। लेकिन देखते ही देखते निफ्टी 25,300 के पार इस वक्त जा पहुंचा है। इन लेवल्स को टच बेस करने के बाद अब इन लेवल्स को कितना सस्टेन करता है ड्यूरिंग दिस सेशन, एक्सपायरी का दिन है तो इस पर भी नजर रखिएगा जरूर। वॉलिटिलिटी हो सकती है लेकिन मार्केट में ट्रिगर्स हैं ढेर सारे, इसके चलते सपोर्ट सिस्टम ढेर सारा मिल रहा है। इंडिया विक्स भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई स्पाइक नहीं है, गिरावट है 0.5% की, वहां से भी रिलीफ नजर आ रही है। लार्जर कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं जहां से सबसे ज्यादा इस वक्त मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, आप देखेंगे इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस जहां बिकवाली थी वो वापस खरीदारी की तरफ लौटता हुआ। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे काउंटर्स है जहां पर अच्छी खासी तेजी। आज के सत्र में लार्जर प्लेयर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सबसे ज्यादा मार्केट को। ऑन दी फ्लिप साइड लागार्ड्स, मारुति, सन फार्मा, एसबीआई, एक्सिस बैंक, टाइटन जैसे काउंटर्स है जहां से बिकवाली का दबाव हाथ लगा है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी और निफ्टी के लार्जर प्लेयर्स के इतर अगर आप देखेंगे, एक्सचेंज एंसलरीज में एमसीएक्स के स्टॉक पर भी नजर रखें, 3-4% के गेंस वहां पर नजर आ रहे हैं। बीएसई लिमिटेड तो चल ही रहा है। केईसी इंटरनेशनल बाजार खुलने से ठीक पहले हमने एक्सपर्ट से राय भी ली थी और वैशाली जी से हमने पूछा भी था। न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट नजर आ रहा है इस वक्त स्टॉक में। कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं मिडिल ईस्ट और भारत में और इसी का एक असर है। न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट 2% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। एंजल वन पर भी नजर रखें। आज पूरे के पूरे एक्सचेंज एंसलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड नजर आ रहा है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल पर नजर रखें। सीमेंस, इंडियन होटल, मैसगांव डॉक, डिफेंस का खेमा भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। क्या हो रहा है डिफेंस स्टॉक्स में, इस पर भी नजर होनी चाहिए। छोटी मझौली कंपनियों की अगर बात करें, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स लाइक मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस,
अच्छी मजबूती यहाँ पर भी नजर आ रही है। गेन्स हैं, कोचीन शिपयार्ड में भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिख रहा है, करीब 1.5% की तेजी पर कामकाज है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और इरेडा के चार्ट, इरेडा के नंबर्स आने वाले हैं इस हफ्ते। फोकस रेडार पर इरेडा भी है, करीब आधे से 1% की तेजी है। एबी कैपिटल में हम देख रहे हैं 0.5% to 1% के गेन्स नजर आ रहे हैं। और स्मॉल कैप बकेट की अगर बात करें, स्मॉल कैप स्पेस में आप देख पाएंगे सबसे आगे जो 4 स्क्रिप्ट्स हैं वो है एक्सचेंज एंसिलरी वाली, आनंद राठी, MCX, CDSL, एंजल वन, सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन। एटलीस्ट 2% to 6% के गेंस, 7% की तेजी आनंद राठी के स्टॉक प्राइस में ऑन द बैक ऑफ एब्सोल्यूट गुड सेट ऑफ नंबर्स इस वक्त नजर आ रही है। कैंप्स में भी अच्छी खासी तेजी है। और इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी नजर रखनी चाहिए, एक्सपर्ट से उस पर भी राय लेंगे। क्विकली सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के अप्रोचेस आपको बता देते हैं। सेक्टर्स में ऑटो, सरकारी बैंक और PS फार्मा स्पेस को अगर छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स में मूव्स हैं। मेटल, IT, एनर्जी, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, ये सारे सेक्टर्स एंड मिड सेलेक्ट प्लेयर्स में अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। निफ्टी में करीब 60 अंकों की तेजी है, 25,300 के लेवल्स को पार कर एक बार देख लिए हैं इन लेवल्स को। 82,500 के लेवल्स के पास सेंसेक्स, 56,670 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में कामकाज। तो अच्छी शुरुआत, ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे और एक्सपर्ट से जानते हैं कि बाजार की इस शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं। तो बाजार की अच्छी शुरुआत है। निफ्टी है 60 अंकों पर, 25,300 के बेहद करीब है। और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है 50 अंकों की सीमित है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो निश्चित तौर पर बेहतर दिखाई दे रहा है। चलिए अपनी ट्रेड की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की बाजार में नजर कहां पर गई है और आपके पैसे कहां पर बनेंगे। ओपनिंग ट्रेड के साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। चंदन तापड़िया के पास चलेंगे सबसे पहले। चंदन जी बताइए, कहां पर आपकी नजर गई है, क्या स्पॉट किया आपने? बिल्कुल, देखिए शुरुआती जो हमारा ट्रेड था वो BSE था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और स्टॉक अभी लगभग 2550 के आसपास चल रहा है। इवन पॉजिटिव ओपनिंग के बाद में भी 3% का गेप अप है। और जैसा कि डिस्कस किया, ये हमारा BTST ट्रेड था जिसमें 5% के आसपास के मूव हमें कैप्चर हो रहे हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक की बात की। कहीं ना कहीं देखें, जो प्रीशियस मेटल की रैली है वो कहीं ना कहीं इक्विटी रिलेटेड काउंटर्स पे बिल्कुल रहेगी। तो हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी की सलाह है। इनफैक्ट ओपनिंग के बावजूद भी, पॉजिटिव ओपनिंग के बावजूद भी हम यहाँ पे खरीदारी का व्यू इंटेक्ट रखेंगे। 510 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 540 तक के टारगेट हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिलने चाहिए। तो BSE है, हिंदुस्तान जिंक है, MCX भी काफी अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे 9300 तक की टारगेट की बात की थी, ऑलरेडी 4% की रैली बन चुकी है। तो आई थिंक इन्हीं सब काउंटर में ध्यान रखना चाहिए। BSE, MCX, हिंदुस्तान जिंक, ये सब हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे और इनमें मोमेंटम प्ले आपको करना चाहिए। ठीक है, BSE, MCX और हिंदुस्तान जिंक ये प्रेफर्ड पिक है चंदन जी की, और इसमें मोमेंटम लगातार बना हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, यानी कि कैपिटल मार्केट में एक्सचेंज हो गई, डिपॉजिटरीज हो गई या फिर बाकी भी सर्विसेज देने वाली कंपनीज, BSE तो चल रहा है। एंजल वन के शेयर में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। CDSL के शेयर में भी आज मजबूती पर कारोबार हो रहा है। तो ये जो खेमा है आज फिर से ये बजिंग होता हुआ दिखेगा। और हम देख रहे हैं कि HCL टेक के नंबर्स के बाद कुछ IT काउंटर में भी आज उत्साह है, क्योंकि टेक महिंद्रा ऊपर है, रिलायंस के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। तो कुछ बड़े शेयरों का बाजार में आज हम समर्थन निश्चित तौर पर देख रहे हैं। एक बार जरा निफ्टी बैंक की तस्वीर देखते हैं कि निफ्टी बैंक की जो पिक्चर है वो कैसी दिखाई दे रही है। SBI कमजोर है थोड़ा सा कल की तेजी के बाद, लेकिन हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक में, ICICI बैंक में हल्की तेजी पर कारोबार हो रहा है। ICICI बैंक हम देख रहे हैं कि 1400 रुपए के आसपास के प्राइसेस के आसपास टिका हुआ है। लेकिन राय चंदन जी आपसे हमें चाहिए एक बार मुथूट फाइनेंस को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं और बीच में एक दिन ठहराव हमने देखा गोल्ड फाइनेंसेस में, लेकिन फिर से रफ्तार आ गई है। क्या ट्रेड के मौके खोजने चाहिए या फिर हां तो सतर्क रहना चाहिए और ट्रेड को मॉनिटर लगातार करना चाहिए? बिल्कुल, मुथूट फाइनेंस पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट इस साल इस काउंटर ने लगभग 53% तक का रनअप देखा है। लगातार 3 सालों से अच्छी तेजी है और हमने यहाँ पे जिक्र भी किया और बार बार इस काउंटर पे हम एक पॉजिटिव व्यू भी दे रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से। तो मेरे हिसाब से देखिए, इतना चलने के बाद में आपको रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग तो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ, जब तक 3190 का लेवल होल्ड है, ऊपर में 3400 तक के भी टारगेट एक्सटेंड हो सकते हैं।
तो चलिए ये कुछ कॉल्स हमारी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई, पर अब देखिए कहीं ना कहीं मार्केट स्थिर होने की कोशिश में निफ्टी और निफ्टी बैंक अभी भी हरे निशान में, पर ओएनजीसी लीड करता हुआ दिख रहा है। हमने इसके बारे में बात भी की थी। लगभग 1.5% की तेज़ी यहाँ पे। आईटी पैक में एक अच्छा एक्शन है। HCL टेक, टेकएम, साथ ही साथ इन्फोसिस जैसे काउंटर्स अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पर आज कई दिनों के बाद रिलायंस भी हम देख रहे हैं कि मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। लगभग 1% की तेज़ी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में देखेंगे तो जी हाँ, हैवी वेट रिलायंस आज एक अच्छे मोमेंटम में। क्या नहीं अच्छा कर रहा है वो है ऑटो पैक। देखिए टाटा मोटर्स के 15% डिक्लाइन को देख के घबराइएगा नहीं। एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन चल रहा है 10 बजे तक। उसके बाद जो है पीवी का जो बिजनेस है उसका प्राइस डिसाइड होगा। कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है उसकी एक वैल्यू मार्केट डिस्कवरी इस पूरे 1 घंटे में हम डिसाइड करेंगे और उसके बाद वो बिजनेस अगले 30 से 40 दिनों में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बट हाँ, अभी ये प्राइस एडजस्टमेंट और स्पेशल ट्रेडिंग सेशन चालू है, तो 10 बजे के बाद समझेंगे कि पीवी बिजनेस की वैल्यू कितनी लगाई है मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने और सीवी के लिए वो किस तरीके की वैल्यू देख रहे हैं। इसके अलावा मारुति पे आज थोड़ा सा हम प्रेशर देख रहे हैं। कुछ एक फार्मा काउंटर्स थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं। हाल फिलहाल कोई बड़ा न्यूज़ फ्लो भी नहीं है, बट हाँ, एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स MCX, एंजल वन, BSC, इन सब में किस तरीके का गजब एक्शन है। तो ये थीम तो आज के सत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बट आज RBL बैंक भी फोकस में है। यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर हमने ज़रूर आती हुई देखी है एक्विजिशन की, लाइकली एक्विजिशन की। उसके चलते ये स्टॉक में लगभग 3% की तेज़ी है। एक बार रूपक आपसे ही राय लेंगे RBL बैंक पे कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे। अच्छा, रूपक शायद हमारे साथ नहीं है, हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं। पर चंदन, आप एक बार राय दीजिए RBL बैंक पे, क्योंकि देखिए अगर इस वैल्यूएशन पे कोई एक बड़ी डील होती है बैंकिंग स्पेस में तो कहीं ना कहीं जो स्मॉलर बैंक्स हैं उनमें भी थोड़ा सा मोमेंटम और एक्शन आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी अगर आगे चल के कोई वैल्यू अनलॉकिंग हो तो उसके दरवाजे खुलते हैं। पर क्या राय रखते हैं आप RBL बैंक पे, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा मूव हमने ऑलरेडी देखा है। कुछ सृष्टि जी, देखिए एक पॉजिटिव व्यू है RBL बैंक पे और इनफैक्ट ये अपने अब लगभग 5 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ रहा है। 2024 में 300 के आसपास गया था, टिक नहीं पाया। 2023 में भी 294 तक अटेम्प्ट किया और अब फाइनली 300 के ऊपर ये निकलने के लिए तैयार है। इनफैक्ट हमारा पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि सिलेक्टिव जो प्राइवेट बैंक है उनमें अच्छा खासा मूवमेंट है। वेदर आप फेडरल बैंक की बात करें, RBL बैंक की बात करें, AU की बात करें, तो आई थिंक RBL वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। मल्टीपल ईयर्स के हाई के लिए एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है और ऐसा लग रहा है कोई ना कोई एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आएगा। तो जब तक 292 होल्ड करता है, बाय ऑन डिक्लाइन और बाय एट करंट लेवल पे पोजीशन कंटिन्यू रखें। 300 के ऊपर डिसाइसिव होल्ड करते ही 315 इमीडिएट बेसिस पे और 350 पोजिशनल बेसिस तक के टारगेट भी ओपन हो जाएंगे। लिए RBL बैंक थोड़ा सा वेट करें, इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो उसके बाद 315 तक के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। इस काउंटर पर रखेंगे नज़र, पर साथ ही साथ और छोटे मझोले बैंक्स पर भी आपको फोकस ज़रूर रखना चाहिए। पर देखिए इस साल की सबसे शानदार रिस्पॉन्स जिस IPO को मिला है वो है LG इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत एक्साइटमेंट है इस पर्टिकुलर IPO को लेकर। आज होगी लिस्टिंग। ये पूरा कार्यक्रम जो है NSE में होता हुआ दिखेगा। आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग की पूरी तैयारी जोर शोर से हो चुकी है। आशीष चौहान अभी जो है एड्रेस कर रहे हैं। अब देखते हैं किस तरीके से लिस्टिंग होती है, मार्केट्स इसको किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं इतने दमदार सब्सक्रिप्शन नंबर्स के बाद। बट इसी के साथ हमारे साथ अब अमोल अठावले भी जुड़ चुके हैं। अमोल का स्वागत करते हैं, समझते हैं कि उनको क्या कुछ पसंद आ रहा है ऐसे बाजार में। अमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू ही बताइए, क्योंकि देखिए मार्केट तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट नहीं है, बट कुछ थीम्स बहुत अच्छी लग रही हैं आज के लिए। आपके रेडार पे क्या आ रहा है अमोल? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 515 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 550 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 500 का। काफी कंसोलिडेट हुआ है और कंसोलिडेशन अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर सेटअप भी अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये लेवल्स अगर मेंटेन होते तो आधार हाउसिंग फाइनेंस में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये हमने हमारे प्लेटफॉर्म में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिकमेंड किया है।
दूसरा टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा, 175 के आसपास है, ये भी पोजिशनल है 180 185 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 170। मेटल ओवरऑल इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टाटा स्टील कल भी करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट हुआ नहीं, ब्रॉडर सेटअप अच्छा है, 170 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दो कॉल्स। टाटा स्टील मेटल पैक में अच्छा खासा एक्शन हम देख ही रहे हैं। टाटा स्टील पर नजरिया, आधार हाउसिंग पर नजरिया। अमोल जी की तरफ से उनकी टारगेट स्टॉप लॉसेस विद स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स के लिए। एक और स्टॉक है जिसे पुल अप करना चाहेंगे, वो है एम्बर एंटरप्राइजेस। 8385 के लेवल्स। अमोल आपसे ही टेक जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा खासा एक्शन हमने देखा है और अगर देखेंगे पिछले 6 महीने में भी स्टॉक ने स्लो एंड इवेंचुअल ऑलमोस्ट 25% के गेंस तो दिखाए हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस आज के सत्र में भी मजबूती के साथ खुला है, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन 8380 के लेवल्स एक्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी है उनके लिए अगर कोई राय बनती है तो बताइए। जी बिल्कुल, पोजिशनल सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही है, स्टॉक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन भी अगर हम देखते हैं तो एक पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिल रहा है। रेंज ब्रेकआउट का इंतजार जरूर रहेगा, वो लेवल रहेगा अराउंड 8450 के आसपास। अगर वो क्रॉस होता है तो डायरेक्शनल मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिखते रहे। सपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वो रहेगा 8200 का। नादर स्टॉक जिसका जिक्र बहुत हुआ ऑन द बैक ऑफ अ न्यूज फ्लो, अमोल आपसे गुडफ्रे फिलिप्स पर भी राय जानना चाहेंगे। 2:1 बोनस इशू की खबर आई और उसके ठीक बाद हमने देखा, इनफैक्ट उससे ठीक पहले स्टॉक ने जबरदस्त एक्शन दिखाया था। बोनस इशू के बाद भी स्टॉक में ऑफकोर्स एडजस्टमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होते नजर आए, लेकिन उसके बाद वापस से चल रहा है ये स्टॉक। यहाँ से आपकी राय क्या होगी? 3347 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 2% के गेंस आज के सत्र में भी, ऑलमोस्ट एट डेज हाई एज वी स्पीक। जी बिल्कुल, आज का मोमेंटम पॉजिटिव है। मोमेंटम जिसको चेस करना है उनके लिए आई थिंक ये लेवल काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक तो लास्ट सपोर्ट भी स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास लिया था और आज का रिवर्सल फॉर्मेशन जो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। बट थोड़ा सा मैं अगर ब्रॉडर सेटअप देखता हूँ तो ऊपरी लेवल पे स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जोन रहेंगे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, वो रहेंगे अराउंड 3600 3675। मुझे लगता है वापस से एक बार यहाँ पे अगर बाउंस बैक आता है तो 3600 के आसपास एक और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर किसी को मोमेंटम चेस करना है तो जरूर इस पे ध्यान दिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 3260 का। ठीक है, 3260 गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए ये स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। लेकिन आप देखिए सोने चांदी में जो तूफानी जो तेजी है वो थमने का नाम ले रही है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज दोनों के दोनों मेटल ये खुले, लेकिन अब ये नई ऊंचाई पर चले गए हैं और जो तेजी हो गई है चांदी में 6500 रुपए की तेजी हो गई है। और अगर हम सोने की बात करें तो करीब 1900 रुपए के आसपास की मजबूती आप अपने स्क्रीन पर ही देखिए। 1,26,521 रुपए का भाव है, करीब 1.5% के आसपास की तेजी, 1900 रुपए ऊपर। तो सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, तो ये एक नोटिस करने वाली चीज़ है। लेकिन बाजार की बात करें तो थोड़ी सी स्थिरता हम देख रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे निफ्टी करीब 70 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 35 अंकों के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। टाटा मोटर इसकी प्राइस डिस्कवरी चल रही है, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल वाले बिजनेस को अलग किया जाना है, तो ये करीब 10 बजे तक ये चलेगा। उसके बाद एक्चुअल प्राइस आ जाएगा कि अच्छा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का प्राइस ये होगा और कमर्शियल व्हीकल का ये होगा। फिलहाल 15% नीचे है, देखते हैं कि कहाँ पर जाके मामला सेटल होता है। करीब अभी तो 100 रुपये कमान के चल रहा है भाव बाजार इसको। लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहतर दिखाई दे रहा है, 1600 शेयर ऊपर है, करीब 900 शेयर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक शेयर जिसमें आज एक कॉर्पोरेट एक्शन हमें देखने को मिला है, जरा उसको भी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। वो भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है और वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। 1:10 के रेशियो में स्प्लिट आना था, वो स्प्लिट आ गया है और उसके बाद भी हम शेयर में देख रहे हैं कि करीब 5-5.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स ने रफ्तार पकड़ी है, करीब 5% ऊपर ये आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मेटल्स में जरा व्यू लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेलेक्टिव स्टॉक्स में अभी भी बाइंग है। नैल्को आज चल रहा है, मोबाइल में हम तेजी देख रहे हैं, हिंद जिंक के शेयर में तेजी आ रही है। चंदन जी, मेटल बास्केट में कहीं आपकी नजर गई है, क्योंकि क्या बेस मेटल क्या प्रेशियस मेटल सारे के सारे धूम मचा रहे हैं। सबसे पहले तो एमसीएक्स पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और स्टॉक कंटिन्यूसली मोमेंटम दिखा रहा है और आई थिंक मेटल और कैपिटल मार्केट थीम को कंबाइन करके प्ले करने का सही तरीका और सही स्टॉक यही है। और अब कहीं ना कहीं ये 9400 की तरफ उड़ान भर रहा है। स्टॉक ऑलरेडी अपने न्यू लाइफ टाइम हाई पे है और इनफैक्ट 2-3 महीने पहले जो हाई था इसका 9100,
वो भी आज डिसाइसिवली पार होकर नया मोमेंटम बना है। सो आई थिंक 9000 के ट्रेलिंग सपोर्ट से इस मोमेंटम को आप कंटिन्यू प्ले कर सकते हो। अब मेटल की बात करें तो ऑलरेडी हिंदुस्तान जिंक, हिंद कॉपर जैसे काउंटर है जहाँ पे एक पॉजिटिव बायस है। मेरा मानना है कि ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे इंटेक्ट रहेगा। कहीं ना कहीं देखिए, कहीं सारे के सारे जो प्रीशियस मेटल है उसमें तूफानी तेजी है। उनको इक्विटी मार्केट में प्ले करने का तरीका यही है कि आप एमसीएक्स की तरफ जाइए, कैपिटल मार्केट थीम की तरफ जाइए, या फिर हिंदुस्तान जिंक, हिंद कॉपर, या फिर गोल्ड को प्ले करने के लिए मुथूट फाइनेंस या फिर वेदांता जैसे कुछ काउंटर है। तो इस तरह से आपको इक्विटी मार्केट में भी गोल्ड और सिल्वर की और मेटल की जो रैली है उसको प्ले किया जा सकता है। ठीक है, ये राय, लेकिन ये भी है कि देखिए भारत में ना चांदी की फिजिकल मार्केट में सप्लाई कम है। कल इस चीज़ पर हम बातचीत भी कर रहे थे और ये भी चीज़ जो है इसकी तेज़ी को फ्यूल निश्चित तौर पर कर रही है। एक व्यू जरा सीमेंस के शेयर पर चाहिए अमोल आपसे, क्योंकि हमने देखा था कि 2-3 सत्र से लगातार ये शेयर गिर रहा था, लेकिन बहुत बढ़िया इसके लिए सपोर्ट है 3000 रुपए के आसपास, और जब भी वहां तक ये शेयर गिरता है एक बाउंस के लिए तैयार हो जाता है। सीमेंस क्या आपके हिसाब से ट्रेड के मौके बन रहे हैं इस शेयर में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये लेवल काफी प्रॉमिसिंग है। सपोर्ट्स की बात करें तो 3050 उसी के आसपास कंसिस्टेंटली स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, और जब भी बाउंस बैक हुआ है काफी प्रॉमिसिंग हुआ है। इस टाइम थोड़ा सा पैटर्न अलग निकल के आ रहा है। एक तो 4 दिन का करेक्शन काफी डीप है और मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा, बट लेवल्स प्रॉमिसिंग है। अगर ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये 3150 के ऊपर सस्टेन होता है तो वापस से एक फ्रेश टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस सीमेंस में दिख के आ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए जीमेंस ये राय फिलहाल आती हुई कुछ एक काउंटर्स पे, पर इस बीच एचसीएल टेक की मजबूती जो है वो बढ़ती दिख रही है। एचसीएल टेक लगभग 1.5% से ज़्यादा की यहाँ पर तेज़ी है। टेक एम अब बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर, और साथ ही साथ इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर्स में भी एक आज हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं। मेटल पैक अच्छा कर रहा है, एमसीएक्स, एंजल वन, इन सभी पर हमने आपके लिए राय भी ली। बट चंदन, एक बार आईटी काउंटर्स पे भी राय दीजिए, क्योंकि देखिए ना ही सिर्फ लार्ज कैप बल्कि मिड कैप काउंटर्स भी अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एचसीएल टेक के अर्निंग से ही क्यू ले रहे हैं वो, कि खास तौर से ना ही सिर्फ नंबर्स अच्छे रहे, बट अब जिस तरीके से एआई के नंबर्स वो अलग से रिपोर्ट करने लगे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि जैसे ही ये कंपनी अपने नंबर्स अलग से बताती है वो उम्मीद करते हैं कि वो ग्रोथ आगे भी बढ़ती हुई दिखेगी, स्पेसिफिकली इनके एआई डिवीजन में, और इसीलिए कंपनी इतनी वोकल हो रही है सारे नंबर्स को लेकर। पर चंदन, आपकी क्या राय है किसी आईटी काउंटर पे, कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल अच्छा लग रहा हो? देखिए, निफ्टी आईटी 2 वीक पहले एक बॉटम आउट अप्रोच दिखाया था, और इवन आफ्टर ऑल द टेरिफ कंसर्न्स कहीं ना कहीं बॉटम आउट अप्रोच पूरे सेक्टर में देखने को मिले थे। और वैसे सेक्टर पूरा लेगाट रहा है इस पूरे हम वाईटीडी बेसिस की बात करें। एक तरफ आपका निफ्टी लगभग 7% की तेजी बनाए हुए है, दूसरी तरफ निफ्टी आईटी में लगभग आप देखोगे 17-18% का डिक्लाइन है, इवन आफ्टर रिकवरी फ्रॉम लोअर लेवल्स। तो एक टफ काउंटर था, बाजार को सपोर्ट नहीं किया। आई थिंक निफ्टी बार बार 25,000 पे आ रहा है, उसका रीजन ये भी है कि निफ्टी आईटी अंडर परफॉर्मेंस में था, बट अब कहीं ना कहीं बॉटम आउट अप्रोच बन चुके हैं। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम स्टडीज देखें या फिर बुलिश डाइवर्जेंस देखें तो ऐसा लग रहा है निफ्टी आईटी में कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी अपमूव बनना चाहिए। मौजूदा लेवल से देखें तो अभी भी 3 से लेके 5% तक के स्विंग पूरे सेक्टर में बनने चाहिए। अब काउंटर वाइज हम बात करें तो देखिए, मैं मिड कैप पे ज्यादा तवज्जो दूंगा क्योंकि वहां पे रिकवरी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है जो 3 वीक से हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे निकाला है, तो 5300 के सपोर्ट से 5650 तक के स्विंग परसिस्टेंट सिस्टम में बनने चाहिए। कोफोर्स है, वहां पे भी नीचे के लेवल पे रिकवरी आई है, थोड़ा सा डिप आए तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 1600 के मेजर सपोर्ट से 1850 तक के स्विंग यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा आप दूसरे आईटी काउंटर में देखें तो कहीं ना कहीं या तो रेंज बाउंड है या नीचे के लेवल से रिकवरी है, तो अकॉर्डिंगली आपको प्ले करना पड़ेगा। ये आईटी काउंटर्स पे आप जी चंदन। जी बिल्कुल, मेरी नजरें तो एमसीएक्स पे ठीक ही हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर और थीम है जो कैपिटल मार्केट के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर की तेजी को बुनाने का प्रयास कर रहा है, तो रैली को ड्राइव करना चाहिए। आई थिंक जब तक अब आपका 9150, पहले हम 9000 के ट्रेलिंग की बात कर रहे थे, अब 9150 के ट्रेलिंग की बात कर रहे हैं। जब तक 9150 का ट्रेलिंग होल्ड कर रहे हैं, आपको 9500 से लेके 9600 तक की मोमेंटम भी प्ले कर सकते हैं।
तो चंदन, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट और आपने पकड़ा भी और हमारे दर्शकों को भी बताया और अभी भी भरोसा कायम है। थैंक यू सो मच फॉर दैट अपडेट। बट इसी के साथ कुछ और एक काउंटर्स पे नज़र आ ले, कुछ एक थीम्स जो कि अच्छा कर रही हैं। डिफेंस पैक में भी आज एक अच्छा एक्शन है। मज़गाड डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सभी काउंटर्स में एक अच्छा मूव देख रहे हैं। हमारे एक एक्सपर्ट ने हाईलाइट भी किया था। बट अमोल, खास तौर से कोचिन शिपयार्ड पर आप क्या राय रखते हैं? कई दिनों के बाद लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। हाल फिलहाल डिफेंस काउंटर्स में एक जोश आया था, थोड़े से वो स्लो डाउन यानी ठंडे पड़ गए थे, बट अब फिर से एक मूड में लौटते हुए दिख रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई टेक? कोचिन शिपयार्ड में अगर हम देखते हैं तो एक रिवर्सल फॉर्मेशन जरूर हुआ है आज। उससे पहले अगर हम देखते हैं तो 5-6 दिन का करेक्शन देखने को मिला था। डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 1850 और 1900 ऐसा लेवल है जहाँ पे बार बार कोचिन शिपयार्ड ने रेजिस्टेंस लिया है और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग जब भी आया काफी शार्प करेक्शन देखने को मिले। तो मुझे लगता है अगर ये जिस तरीके का सेटअप है, मुझे लगता है एक रेंज बाउंड सेटअप है, बट सेटअप में अगर देखता हूँ तो बॉटम की तरफ अभी ये रिवर्सल फॉर्मेशन आया है, तो ये पॉजिटिव मोमेंटम शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट है। ऑन द हायर साइड 1900 और 1850 एक रेजिस्टेंस जोन्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स रहेंगे। ऑलराइट, सो कोचिन शिपयार्ड और यस, डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग में वापस से ट्रैक्शन लौटता हुआ। डिफेंस के लगभग सारे स्क्रिप्ट्स और शिप बिल्डिंग स्पेस में भी अगर आप देखेंगे, मैज़गांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में आज के सत्र में मजबूती के साथ कामकाज हम देख जरूर रहे हैं। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं बाजार की शुरुआत पर उनकी नज़र कहाँ पर है, ट्रेडिंग आइडियाज़। कुणाल, गुड मॉर्निंग। एंड आज के सत्र में अच्छा एक्शन पैक्ड माहौल दिख तो रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या होंगे आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज टू स्टार्ट विथ? तो टू स्टार्ट विथ मैं चोला फाइनेंस पिक करूंगा करंट लेवल से। आई थिंक कल हमने देखा कि चोला फाइनेंस में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था। एक रेयर कंटिन्यूएशन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है जो काफ़ी रेयर होता है स्टॉक प्राइसेस में, वो हमने स्पॉट किया था चोला फाइनेंस पे। तो मैं इस पर सजेस्ट करूंगा बाय कॉल। यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं करीबन 1690 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1625 का चोला फाइनेंस में। BEML एक ऐसा चार्ट है जो मेरा मानना है कि एक ब्रेकआउट की कगार पे है। 4380 4400 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए और अपसाइड के लिए। तो मेरा मानना है कि आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 4550 का BEML पे और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4325 का। ओके, सो ये स्टॉक्स हैं चोलामंडलम 1690 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा भी एंजल वन के स्टॉक को पुल अप करना चाहूँगी। कुणाल, आपसे ही टेक जानना चाहेंगे। करीब 3% की तेज़ी के साथ एंजल वन के स्टॉक प्राइस में आज के सत्र में अच्छा खासा एक्शन नज़र आ रहा है। एक्सचेंज एंसेलरी फोकस रेडार पर हैं एक्सपर्ट्स के, आपकी राय क्या होगी? जी, आई थिंक पूरा कैपिटल मार्केट्स का जो थीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। BSE, CDSL, एंजल वन, काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो हम देख रहे हैं कि जिनमें वॉल्यूम्स, प्राइस एक्शन, कंसिस्टेंसी, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि पूरा जो सेक्टर है वो वापस से रिवाइवल मोड पे वापस आ चुका है। और जनरली जब हम कहते हैं कि जब एक सेक्टर रिवाइवल मोड पे आता है तो वहाँ पे बेस्ट बेट बनता है जो प्रीवियस परफॉर्मर्स थे और जो एक मेजर करेक्शन जोन में आ चुके थे वो स्टॉक्स पे बेट करना। तो मेरा मानना है कि BSE, एंजल वन, CDSL, ये कुछ एक स्टॉक्स हो सकते हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी बुलिश ट्रेड्स बन सकता है। होता है बहुत बार कि 3-4 दिनों की अप ट्रेंड के बाद में जहाँ पे ये स्टॉक्स एक बार ट्रेंड में आ जाते हैं तो थोड़े से ओवरबॉट हो जाते हैं इंडिकेटर्स। तो आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी सी, पोजीशन साइज थोड़ी सी स्मार्ट रखनी पड़ेगी। आपको बाय ऑन डिप्स रखना पड़ेगा। अगर आज या कल अगर हम एक डिप देखें स्टॉक में BSE, एंजल वन, CDSL में, तो मेरा मानना है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टॉक्स में। ठीक है, BSE, एंजल वन, CDSL एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है शेयरों में। और अगर हम BSE की बात करें तो अक्टूबर का जो महीना चल रहा है इसमें जो 9 ट्रेडिंग सत्र रहे हैं, आज को मिला के एक भी दिन ये शेयर गिरा नहीं है, लगातार तेजी दिखा रहा है। और तेजी कितनी हो गई है? लगभग 30 सितंबर के लेवल से 25% के आसपास की रिकवरी BSE के शेयर में आ चुकी है। ये भाव आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और शेयर के बारे में जरा व्यू चाहिए और वो शेयर है कुणाल जी, डिक्सन टेक का। डिक्सन टेक में हमने देखा था कि 2 दिन रिकवरी आई, फिर वो 2 दिन की पूरी रिकवरी फिर 2 दिन में फिजल आउट हो गई
और अब एक नया कॉम्पिटिटर बाजार में आ भी गया है, एलजी की आज लिस्टिंग हो जाएगी, तो थोड़ा फोकस वहाँ शिफ्ट होगा भी। और कहा भी ये भी जा रहा है कि नहीं, अगर हम वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे थोड़ा आकर्षक मौका है, ग्रोथ थोड़ी सुस्त है लेकिन वैल्यूएशंस अच्छे हैं। डिक्सन टेक में क्या व्यू होगा आपका? ये जो नरमी आ रही है इसको कैसे आप देख रहे हैं और क्या करें? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक एक कैलिब्रेटेड डाउन ट्रेंड में जा रहा है। मैं कैलिब्रेटेड कहूँगा बिकॉज अगर हम स्टार्ट ऑफ अक्टूबर मंथ की बात करें या एंड ऑफ सितंबर, तो स्टॉक करीबन 18,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से पहला 3 या 4 दिन का कंसिस्टेंट डाउन टिक आया, स्टॉक ने करीबन 16,000 का लो बनाया उस लेवल्स पे, और वहाँ से 61.8% रिट्रेस किया स्टॉक ने। 17,400-500 के आसपास स्टॉक ने वापस आया, बाउंस किया वहाँ पे, और उसके बाद रेजिस्टेंस को रखते हुए स्टॉक वापस से करेक्शन पे जा रहा है। तो हम कहते हैं इसको कैलिब्रेटेड डाउन ट्रेंड, जहाँ पे स्टॉक पहले गिरता है, एक बाउंस बैक होती है, रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद में सेकंड लेग ऑफ करेक्शन आता है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये सेकंड लेग ऑफ करेक्शन में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक 16,500 के लेवल्स को वापस रिटेस्ट करे। तो मैं फिलहाल करंट लेवल से कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा लॉन्ग साइड पर एटलीस्ट, बट मेरा मानना है कि अगर 16,500 के आसपास में स्टॉक एक स्टेबिलिटी वापस दिखाता है तो वहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन या बाइंग जोन बन सकता है डिक्सन के लिए। ठीक है, तो डिक्सन पर ये व्यू हो गया। लेकिन चलिए 9:45 हो गए हैं और हम बाजार को देख रहे हैं कि अपने जो गेंस है ना उसको गंवाया है निफ्टी ने। ये थोड़ी चिंता की स्थिति ज़रूर है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है वो 85 अंकों के आसपास की हो गई है। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईटी शेयर ऊपर से थोड़े से हल्के हो रहे हैं। रिलायंस के शेयर से बाजार को मजबूती मिल रही थी। रिलायंस ने भी अपने जो गेंस थे उसको सरेंडर कर दिए हैं। ऑलमोस्ट सिर्फ 5 रुपए के आसपास की तेजी रह गई है। और भाव क्या है? भाव तो आपको रट गया होगा, 1380 रुपए आपके स्क्रीन पर ये प्राइस दिखाई देंगे। एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक में किस तरह का मोमेंटम है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था और आज सरकारी बैंकों में तो आज थोड़ी नरमी का माहौल था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एसबीआई कमजोर है। एचडीएफसी बैंक भी अपने जो आधे % के आसपास के हल्के से गेंस थे उसको गंवा के लाल निशान में फिसल गया है। भाव अगेन 100 डीएमए के नीचे हैं, 975 रुपए के आसपास के। 3 शेयर बस ऊपर है। फेडरल बैंक 215 रुपए का भाव, लगातार धीरे धीरे करके ये शेयर चला है। आईसीसी बैंक 1382 रुपए और कोटक बैंक में 0.25% के आसपास की तेजी। अदरवाइज 12 में से 9 शेयर कमजोर हैं और निफ्टी बैंक ने दरअसल निफ्टी को भी नीचे खींचने का काम किया है। लेकिन एक दिग्गज एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं, क्योंकि अब देखिए नए संवत की शुरुआत होने वाली है दिवाली से। तो नए साल में किस तरह की उम्मीद करके चलें और कौन से सेक्टर्स यहां से परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे? जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो चुनौतियां हैं, क्या ये बाजार को आगे परेशान करेंगी या फिर जो बुरा दौर है वो पीछे छूट गया है और अच्छे की ही उम्मीद करके यहां से हमें चलना चाहिए? हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंड मैनेजर हैं, एलआईसी म्यूचुअल फंड एएमसी के सीईओ योगेश पाटिल। योगेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सीधा सा प्रश्न है और ये सभी के मन में होगा योगेश जी कि पिछले 15 महीने अगर हम देखें तो बाजार में पैसे बने नहीं। अब उम्मीदें हैं, हमारे फंडामेंटल्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप जरा बताइए कि आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं और जो म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं आप उनको कैसे गाइड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे कि आपने बोला पिछले 15 महीने में पैसा नहीं बना है, वो ठीक है, बट ब्रॉडर इंडेक्स में वो हाल है। बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो पैसा बनाए हैं। देखिए, हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही काम करती है। ऑब्वियसली ब्रॉडर मार्केट पिछले 1.5-2 साल से नहीं चला है, उसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट से ज़्यादा आप सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कि ब्रॉडर मार्केट में मतलब आपको मार्केट का बहुत टेलविंड चाहिए रहता है, तभी आपको पैसा बनता है। इसलिए मेरा ये व्यू है कि हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक या ग्रोइंग सेगमेंट्स में ही थोड़ा सा पोजीशन बनानी चाहिए, जहाँ पे आपको एटलीस्ट मिलता है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी आपको कंसिडर भी करना पड़ता है उसमें कि किस वैल्यूएशन में मेरे को एंट्री लेनी है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग सेक्टर तो सही चूज करते हैं लेकिन वैल्यूएशन गलत चूज करते हैं। राइट, तो चलिए
फिलहाल की नज़रिया मार्केट्स पे। पर योगेश जी, कई सारी थीम्स जो हैं वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स पिक करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट एक थीम जिसने एक अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया है वो है पूरा आईटी का पैक। पर अब जिस तरीके से अर्निंग्स आ रही हैं, कोई बड़ी निराशा हाथ नहीं लगी है। योगेश जी, ऐसे मूड और माहौल में क्या आपको लगता है कि आईटी पे फिर से पॉजिटिव नज़रिया बनाया जा सकता है? देखिए, वो बात बिल्कुल सही है कि जितना नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और कमेंट्री और डील विंस भी इतना नेगेटिव नहीं है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो नेगेटिव सेटबैक था उसमें इम्प्रूवमेंट रहेगा, बट फिर भी ये सेक्टर्स में ग्रोथ का चैलेंज रहेगा। तो जैसे मैंने अभी पहले कहा है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखने पड़ेंगे, और क्योंकि हर कंपनी के क्लाइंट्स अलग होते हैं, हर कंपनी के अलग सेगमेंट्स होते हैं, किस सेगमेंट में। तो ब्रॉड बेस आईटी भले हो सकता है कि स्लो ग्रो करे, इस साल का मुझे लगता है कि मोर और लेस जो ग्रोथ है, विजिबिलिटी काफी है, बट हमें अगले साल देखना पड़ेगा। जो भी अगले साल रहेगा वो मेरे ख्याल से जनवरी में या फरवरी में कमेंट्री पता चलेगी, क्योंकि यूएस में काफी चीजें बदल रही है। जैसे एआई स्पेंडिंग में एआई में काफी स्पेंडिंग हो रही है, उससे रिलेटेड कोई स्टॉक या सेगमेंट है वहां पर, या फिर जैसे कॉस्ट टेकआउट डील्स है उसके रिलेटेड, कि कुछ जगह कंफ्यूजन है। बट और ब्रॉडर बेसिस पे जितने भी अभी तक पिछले 2 क्वार्टर्स के अगर आप नतीजे देखेंगे और इस रिसेंटली जो इस क्वार्टर गए, तो ओवरऑल ग्रोथ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस या कमेंट्री पे नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन ये था कि जितना नेगेटिव सोच रहे थे उतना नेगेटिव नहीं आया। तो मे बी हमें थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा और थोड़ा कुछ देर और वेट करना पड़ेगा कि एक क्लियरिटी लेने की। बिल्कुल, आई हियर यू देयर एंड कम्प्लीटली अग्री योगेश जी। लेकिन हाँ, दिवाली से दिवाली तक हम जहाँ त्योहारों की बात कर रहे हैं, और आप जैसे बाजार के जाने माने दिग्गज जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो लंबी अवधि का निवेश हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए हम खोजने की कोशिश ज़रूर करते हैं। कौन से थीम सेक्टर्स हैं आपके फोकस रेडार पर, और कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर, कौन से स्पेसेस से पोर्टफोलियो गठन करना चाहिए? जी, देखिए, पावर सेक्टर है, ट्रांसमिशन सेक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, ये कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहेंगे 5 से 8 साल के लिए। और इसके अलावा नए जो सेक्टर्स है जैसे डाटा सेंटर्स है, ईएमएस है, यहाँ पे भी काफ़ी हाई ग्रोथ देखी गई है और काफ़ी सारे जिस हिसाब से विजिबिलिटी मिल रही है, लगता है कि ये सेक्टर और तेज़ी से ग्रो कर सकता है। एंड जो तीसरा जो थर्ड जो है डिफेंस है। जैसे कि हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ग्लोबल इश्यूज रहे, और ग्लोबल इश्यूज में दोस्त और दुश्मन में कई बार अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हर कंट्री अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने में की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इंडिया भी कर रहा है। और एक एट सेम टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियनाइजेशन में फोकस किया हुआ है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ताकि इंपोर्ट कम करना पड़े। तो ऑलरेडी डिफेंस का एक्सपेंडिचर में थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, और उसके अलावा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किया हुआ है। तो एक्चुअली आप देखेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग उसमें काफी ग्रोथ आएगी, तो डिफेंस रिलेटेड काफी स्टॉक्स में ग्रोथ तो रहेगी, बट इस सेक्टर में थोड़ा लंपीनेस रहता है रिसीवेबल्स को लेके। बट ये सेक्टर फिर भी हाई ग्रोथ सेक्टर में है। ये 5 से 6 सालों के लिए काफी सिलेक्टेड सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ रहेगी। और सीडीएमओ बिजनेस है, सीडीएमओ, स्पेशलिटी केमिकल, ये 4-5 सेगमेंट्स है जो मुझे लगता है कि नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, और ये अभी भी कुछ जगह अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी एनालिसिस फंडामेंटल टेक्स में बताने के लिए। आज सारी की सारी नज़रें जो हैं आईपीओ मार्केट पर हैं, और टाटा मोटर्स और साथ ही एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स तो बम्पर लिस्टिंग की पूरी तैयारी करते हुए, लेकिन टाटा मोटर्स पीवी भी 400 पर सेटल होता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। एनएसई पर टाटा मोटर्स पीवी 400 के लेवल्स पर सेटल होता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। इस पर नज़र रहेगी, इस पर बातचीत भी जारी रहेंगी, आगे सृष्टि से भी उनका टेक समझेंगे, लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर नज़र रखें ज़रूर, क्योंकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बम्पर लिस्टिंग की तैयारी, और जिनके हाथ ये स्टॉक का लगेगा, आईपीओ लगेंगे, उन्हें तो पूरी तरह से लिस्टिंग गेन्स के फ्रूट्स जो हैं मिलेंगे। श्योर इट इज़, क्योंकि शेयर जो है सेटल हो रहा है 50% प्रीमियम पर प्री लिस्टिंग में ही। एनएसई पर भी अगर आप देखेंगे 1700, इनफैक्ट ब्रोकरेजेस की माने तो 1800 के टारगेट्स वो एंटिसिपेट करके चल रहे थे, लेकिन इन इटसेल्फ प्री ओपन या कह सकते हैं कि लिस्टिंग से ठीक पहले ही अगर आप देखेंगे ये सेटल हो रहा है 1715 पर। तो ब्रोकरेजेस के जो टारगेट्स है वहाँ तो अभी ये पहुँचता दिख जाएगा। बीएसई पर 1715 पर लिस्ट होता हुआ, बीएसई पर 50% प्रीमियम पर सेटल हो रहा है।
लिस्टिंग पर पूरी नज़रें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और इनके प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट लाइंस की भी अगर बात करें, इन इटसेल्फ रिच पेडिग्री एंड सेक्टर लीडर भी माना जाता है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजमेंट लगातार इस वक्त आप एक्सचेंजेस पर देख रहे हैं लिस्टिंग से ठीक पहले, और इस लिस्टिंग पर और कंपनी पर अपने टेक्स देते हुए NSE पर भी लिस्टिंग और BSE पर 1715 पर सेटल होता हुआ। इशू प्राइस 1140 का था और 1700 पर ये लिस्टिंग, यानी कि एब्सोल्युटली 50% प्रीमियम पर सेटल होता हुआ इन इटसेल्फ अ बम्पर लिस्टिंग का। चंदन, आप बताइए, आई नो स्टॉक स्पेसिफिक इवन बिफोर लिस्टिंग, आपसे टेक इसका जानना, एक तरह से टेक्निकल नज़रिया आप नहीं दे पाएंगे, शॉर्टर डेटा पॉइंट्स, लेकिन आपकी तरफ से भी रिसर्च होगी ज़रूर। एनी टेक्स? काफी बड़ा IPO रहा है, हालांकि डेटा तो नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए चार्ट स्टडी नहीं कर पाएंगे, बट ओवरऑल ऐसा मानना है कि बुलिश बायस रहना चाहिए। जिस हिसाब से कंजम्पशन थीम और सेलेक्टिव सेक्टर है उसमें बाइंग इंटरेस्ट है, तो आई थिंक बाय एंड होल्ड भी आप कर सकते हो। लिस्टिंग गेन के साथ मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी ये काउंटर अच्छा करना चाहिए। एज ऑफ नाउ तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह रखें, वो बेटर रहेगा। ज़बरदस्त लिस्टिंग हो रही है। और देखिए, सब्सक्रिप्शन अगर इतना रोबस्ट हो, 54 गुना का सब्सक्रिप्शन आ जाए, और अगर 11,500 करोड़ रुपए के IPO के लिए अगर 4-4.25 लाख करोड़ रुपए की बोली आ जाए, तो फिर इतना तो बनता है ये। और इशू हमने देखा था कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सस्ता भी था, 50%, यानी कि लिस्टिंग पर पैसे हो गए 1.5 गुने। अब सवाल ये है, देखिए, थोड़ी सी ना, जिनको नया लेना था ना, वो थोड़ा सा संभल जाएं, वो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि उम्मीद ये थी कि 30% के आसपास की ऊपर की लिस्टिंग होगी, लेकिन ये 50% ऊपर ये शेयर लिस्ट हो रहा है। तो ग्रोथ थोड़ी सी इसमें सुस्त है, कम है, क्योंकि साइज बड़ा है और प्रेजेंस बहुत ही इसकी दमदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि इतनी बड़ी ज़बरदस्त लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा ठहरना चाहिए। ये लिस्टिंग के साथ ही लेना नहीं लेना है, इस पर अपने एक्सपर्ट से भी हम व्यू ज़रूर लेंगे। लेकिन कुछ और शेयरों की तरफ ज़रा रुख करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार तो अपने गेंस को गंवाकर सपाट कारोबार कर रहा है, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो हो गई है करीब करीब 80 अंकों के आसपास की। और सिर्फ 2 शेयर हैं निफ्टी में जहां पर हम 1% से ज़्यादा की तेज़ी देख रहे हैं। ONGC जो कल नरम था, आज फिर से एक्शन में लौट आया, 1.5% ऊपर है। और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की कमजोरी पर यह कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर का आपको दिखेगा करीब करीब 39-40% ही नीचे, लेकिन अभी प्राइस डिस्कवरी चल रही है। अभी 9.56 हो रहे हैं, 4-5 मिनट अभी और ये मामला चलेगा। लेकिन एक व्यू जानना चाहेंगे आपसे, ICC प्रूडेंशियल के नतीजे आने वाले हैं आज, करीब 2% के आसपास की तेजी है। चंदन जी, नतीजों से पहले कोई व्यू कैसे गाइड करेंगे आप ट्रेडर्स को? देखिए, ICC प्रू है, वो एक रेंज में फंसा हुआ है और कोई मेजर यहाँ पे स्विंग नहीं बन रहा है। अच्छी बात यह है कि सपोर्ट बेस बाइंग है, बट कंसर्न ये कि फॉलो अप नहीं है। तो आई थिंक एक की लेवल को ध्यान रखें, नीचे में 580 का सपोर्ट, ऊपर में 615 का हर्डल, ये रेंज डिसाइसिवली निकले तभी मोमेंटम आनेगा। अदरवाइज वेट एंड वॉच और थोड़ा सा और कंसोलिडेशन होने दो, तभी यहाँ पे एक नया रिव्यू करके ट्रिगर बनाना चाहिए। ठीक है, ICC प्रूडेंशियल को लेकर ये व्यू। लेकिन आप हमारी छोटी सी खिड़की है साइड में, उसमें आप देख सकते हैं कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग की तैयारी है, और वहाँ पर NSE के MD एंड CEO आशीष चौहान आपको दिखाई देंगे LG के टॉप मैनेजमेंट के साथ। तो ये इंडिया डिवीज़न है, वैसे तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन देखिए आपको दिखाई देंगे इनके टॉप मैनेजमेंट। अच्छी चीज़ ये है कि इनमें जो मैनेजमेंट के ऊपर वाले लोग हैं ना भारतीय कारोबार में, वो कोई 20 साल से 25 साल से 30 साल से कंपनी के साथ जुड़े हैं, और ये स्ट्रेंथ को दिखाती है कंपनी की। एक काम करते हैं, लिस्टिंग पर तो जाएंगे, लेकिन फटाफट 10 के बाजार की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।